नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए पॉडकास्ट में। आज का हमारा ये टॉपिक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, पर इसमें हमें सही गाइडेंस ना होने पे हमें बहुत सारी परेशानियां झेलने को मिलती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रिमिनल लॉ और लीगल राइट्स को लेकर है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में हमें सटीक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो आजकल की वेब सीरीज़ है, फिल्म इंडस्ट्री है या सीरियल्स हैं, उसमें जैसा कि कोर्ट रूम और जैसा कि कानून दिखाया जाता है, क्या वाकई में ही ऐसा होता है? आज के हमारे इस पॉडकास्ट में इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए जुड़े हैं वीरेंद्र वर्मा जी, क्रिमिनल लॉयर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस पॉडकास्ट को और वीरेंद्र जी से सही जानकारी लेते हैं। नमस्कार वीरेंद्र जी, आपका हमारा इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले आप सभी को अभिनंदन और सभी का धन्यवाद। आपने फिर से मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर अपनी आवाज़ को और लोगों तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि सभी को एक लीगल जो रेमेडीज़ हैं उसके बारे में पता होना ही चाहिए। आपको एजुकेट करना ही चाहिए जो अपने देश का कानून है। देश के कानून के चलते ही कई बार ऐसा होता है, क्योंकि नेग्लिजेंसी इज़ नॉट एडमिसिबल एट ऑल। अगर आपको कानून के बारे में नॉलेज नहीं है और कोई अपराध हो जाता है, तो ऐसे में नाम आने के बाद ये आप कह दें कि मुझे पता नहीं था या मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, इससे काम नहीं चलेगा। अगर नाम आ गया तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, सालों साल तक जेल में आपको जेल काटनी पड़ सकती है, और वापस आने के बाद कुछ सालों के बाद जिंदगी बदल ही जाती है। तो इतना बड़ा खामियाजा भुगतने से अच्छा है कि आप अपने आप को लीगल अवेयर बनाएं, ताकि आपको कानून की जानकारी हो। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छी बात करी और आज हम इसी को ही अपना मेन मुद्दा जी, बनाएंगे और इसी से ही जुड़े हमारे बहुत सारे सवाल बिल्कुल हैं और बिल्कुल। हम आशा करते हैं कि आप हमारे दर्शकों को उन सवालों के सही जवाब देंगे, जी ताकि वो भविष्य में कभी भी अगर किसी चीज़ में फंसते हैं तो उनके पास उस चीज़ की रेमेडी हो, उस चीज़ का एक पॉइंट वैलिड रीज़न हो, जी ताकि वो उस चीज़ से आसानी से निकल पाए। मैं आपको ना एक बात छोटी सी बोलना चाहूंगा। होता क्या है कि जो आम जनता है ना, जो आम लोग हैं, जी, वो अपराध ना करके भी फंस जाते हैं। बिल्कुल। ये छोटी सी बात, अभी जैसे होली थी, मान लीजिए कि सामने वाले ने, मतलब आपके पड़ोसी ने आपको कुछ गालियां दी, आप बाहर आए तो ऑब्वियसली बात है, कोई आप गाली दे कुछ आपको रिवर्ट कुछ ना कुछ करता है इंसान। जी, बाहर आए, थोड़ा आपने ही बोला, थोड़ी धक्का मुक्की हो गई। बिल्कुल। धक्का मुक्की होने के बाद में किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया, इतने में ही कई लोग डर जाते हैं, घर से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, हम्म। और यहीं पर वो तिल का ताड़ बन जाता है। जी, तो आपको अगर पता हो कि मेरा पुलिस कब क्या कर सकती है और कब क्या नहीं कर सकती, कब मुझे पुलिस जेल भेज सकती है और कब पुलिस आपको जेल नहीं भेज सकती, अगर यह भी पता हो, तो मेरा मानना है जो चीजें बहुत बड़ा एक रूप ले लेती हैं वो शुरू में ही रोकी जा सकती है, प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो आज हमारे इस पॉडकास्ट में डिस्कस होने वाली हैं जी। और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा ये पॉडकास्ट आज के हमारे दर्शकों के लिए। हम्म। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहला मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज का जो टाइम है हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं? देखिए, हम ना क्रिमिनल केसेस कौन सी सबसे ज्यादा हैं, उससे ज्यादा हमें पहले समझना पड़ेगा स्टेट वाइज, क्योंकि ये जो केसेस आते हैं ना, ये भी स्टेट वाइज आते हैं। अगर आप बात करते हो मेट्रोपॉलिटन सिटीज की, जी, तो यहां पर आपको व्हाइट कॉलर क्राइम ज्यादा मिलेगा, या मैं बोलूं इकोनॉमिक ऑफेंस ज्यादा मिलेंगे। पैसे से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो केसेस बनते हैं, बहुत ज्यादा मिलेगी। जैसे पीएमएल एक्ट के अंडर जो भी कोई आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, जी, ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, जिसमें कि आपने अगर पैसे की ठगी की लोगों के साथ में और ये मामला 3-4 करोड़ के ऊपर चला गया। हम्म, नॉर्मल चीटिंग भी होती है, अगर आपने चीटिंग नॉर्मल 10,000 की भी की, हालांकि आजकल तो ठग बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, तो जी, लाखों करोड़ों की चीटिंग होती है, ठगी होती है। और जब तक कोई कंप्लेंट तक करने के लिए पहुंचता है, तब तक वो पैसा कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो आपको पहले यह समझना होगा हम किस एरिया की बात कर रहे हैं। अगर बात करें यही आप बिहार की, यूपी की उस साइड अगर आप चले जाएं, तो छोटी छोटी बातों पर अक्सर लोगों के कत्ल हो जाते हैं, लोगों के बिल्कुल, मर्डर हो जाते हैं। बिल्कुल, तो वहां पर अपराध करने का तरीका बहुत अलग है। हम बात करें पंजाब की, बात करें गुजरात की, तो आपने कई सारे मामले एनडीपीएस के सुने होंगे। एनडीपीएस जो कि नशीले पदार्थ से रिलेटेड केसेस होते हैं, जी, आप बहुत सारे देखेंगे। जी, इसी के साथ में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप बहुत सारे मामले, 69 बीएनएस का जो कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज की बात करता है, या रेप की बात होती है, इस तरह के मुद्दे बहुत सारे देखने को मिलते हैं। पर अपने देश में ना कहां पर क्राइम बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा हमें यह पता होना चाहिए कहां पर लिटरेसी रेट ज्यादा है, जो लोग कानून को जानते हैं। हम्म, कानून को जानने के लिए वो तो भला हो कि अभी सोशल मीडिया का, कि लोगों तक बातें पहुंची हैं।
लोगों को कम से कम ये पता चला है कि पुलिस वाला हमें गाली नहीं दे सकता। मारना बहुत दूर की बात है, पहले ऐसा नहीं था। सोशल मीडिया से पहले की अगर हम बात करें या हम लॉकडाउन से पहले की भी अगर बात करें, लॉकडाउन में तो बहुत एडवांस हो गया, लोगों तक बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन पहुंच गई। तो लॉकडाउन में भी अगर कोई किसी को गाली दे रहा था पुलिस वाला, तो वहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगेंस्ट खड़े हो रहे थे कि आप हमें गाली नहीं दे सकते। तो लोगों को लिटरेसी देखना चाहिए, लोगों को लिटरेट होना बहुत जरूरी है। जब तक वो अपने आप को एजुकेशन की नॉलेज लेकर अपने को लिटरेट नहीं बनाएंगे ना, दूसरी एजुकेशन को ले लेने से भी कोई फायदा नहीं है। आपकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा एक पड़ाव जिंदगी में आएगा, जितना कुछ आपने जोड़ा होगा वो सब कुछ खिंच जाएगा। तो जैसा कि आप के इस एक पॉइंट को मैं नोटिफाई करना चाहूँगी कि जी, जैसे कि आपने बताया कि इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल तो जरूरी। क्या ये जानकारी वीरेंद्र जी हमें स्कूल से ही मिल जानी चाहिए, जो कि नहीं मिलती है? देखिए, मैंने अपने बहुत सारे पॉडकास्ट में अपील की है गवर्नमेंट से भी, और बहुत सारी अपील की है मैंने खुद भी, लोगों के लिए भी, कि स्कूल में ना कुछ चीज़ों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जी। कुछ चीज़ों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी क्या है? सबसे पहले तो ये कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। हुँ, फंडामेंटल राइट्स तो मुझे पता है कि आप मुझे गाली नहीं दे सकते, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा। आप मुझे कमरे में बंद नहीं कर सकते, पुलिस वाले मुझे मार नहीं सकते, पुलिस वाले मेरे ही अगेंस्ट कोई ऐसा सबूत नहीं ले सकते मुझसे जो मेरे खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं, पर आपकी कुछ ड्यूटीज भी तो है। ड्यूटीज क्या है कि आप अगर किसी को मान लीजिए मार नहीं सकते, कोई आपको नहीं मार सकता, तो आप भी तो किसी को नहीं मार सकते। जी। कोई आपके अगेंस्ट गलत चीजें नहीं बोल सकता, अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट वो तब तक है जब तक सामने वाले के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो जाए। हुँ, तो पहले लोगों को पता होने चाहिए अपनी पहले फंडामेंटल ड्यूटीज। पॉक्सो के बारे में बार बार बोलता हूं, हुँ, क्योंकि पॉक्सो जुड़ा हुआ है बच्चों से लेकर 18 साल से कम उम्र, फिर चाहे वो लड़का है या लड़की है, अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो पॉक्सो में आता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो कि एक्ट 2012 में आया, हुँ, अमेंडमेंट 2019 में आया। टोटली बहुत कम से उसके अंदर सेक्शंस है, पर बार बार गवर्नमेंट ने भी बोला कि ब्रॉडकास्टिंग होगी, पढ़ाया जाएगा, बताएंगे, न्यूज़पेपर में आएगा, हम बताएंगे इस एक्ट के बारे में, पर कितने लोगों को पता है? इवन मैं आपसे भी पूछूं तो पॉक्सो के बारे में सुना होगा, पर जी, यह नहीं पता होगा कब लग जाता है पॉक्सो। एग्ज़ैक्टली। तो बच्चों का, अगर आप अभी जैसे कि बोला कि रोमियो जूलियट की जो एक फिलॉसफी है, उसके अनुसार कुछ केसेस को देखा जाना चाहिए। लड़की की उम्र 17 साल है, लड़के की उम्र 19 साल है, तो दोनों के रोमांटिक रिलेशंस हैं, बट देश का कानून तो ये बोलता है कि 18 साल से कम अगर वो बच्चा है और उसका रिलेशन बना, किसी भी तरह से अगर बच्चे को एक्सप्लॉइट किया गया, तो जेल कौन जाएगा? लड़का जाएगा। यहां पर लड़की के लिए तो कोई सजा डिफाइन है नहीं। जी। तो ऐसे में अगर पॉक्सो को पढ़ाया जाए तो मेरा यह मानना है, काफी ऐसे बच्चे, काफी ऐसे लड़के जिनकी जिंदगी पॉक्सो के चक्कर में बर्बाद हो जाती है, कम से कम उनकी जिंदगी बच सकती है, और वो अच्छे एक सुनहरे भविष्य के लिए अपने और आगे के लिए कुछ स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जुवेनाइल में हमने छोड़ दिया, जुवेनाइल में हम लोग बोलते हैं कि कोई अगर जुवेनाइल है, अगर, तो जे जो बोर्ड बोर्ड है पूरा जो एक्ट का, तो जो बोर्ड है उसके अनुसार ही प्रोसीडिंग्स चलती हैं। तो उसी तरह से अगर देखा जाए बच्चों को भी कि उनको पढ़ाया जाए, तो शायद ही मेरा मानना है जिन बच्चों की उम्र है 19, 20, 21 साल, कम से कम वो इस तरह के अपराध में उनका बिना बात में नाम नहीं आएगा। और पॉक्सो के बहुत सारे अपराध ऐसे हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें फॉल्सली किसी का नाम खींचा गया, जबरदस्ती नाम डलवाया गया। जी। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से ही रिलेटेड है। अगर किसी के ऊपर सपोज़ कोई झूठा क्रिमिनल केस लग जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करे वो? देखिए, झूठा केस लगा है या सच्चा लगा है, ये तो पूरी एक लीगल प्रोसीडिंग्स होने के बाद ही पता चलेगा। उसके लिए ट्रायल बनाया हुआ है। जी। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये केस 100% मेरे अगेंस्ट जो हुआ है ये झूठा है, तो क्वेश्चनिंग में जाओ आप लोग। क्वेश्चनिंग का प्रोविजन आपके पास है, मतलब कि एफआईआर को रद्द कराया जाए। एफआईआर रद्द कराना कोई खेल नहीं है। हुँ, इसे भजनलाल का एक जजमेंट है, उसमें लिखा हुआ है बहुत सारी बातें, कब कब एफआईआर को करवाया जा सकता है क्वैश। पर लोग बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर भी क्वैश पर पहुंच जाते हैं, जबकि जी। प्राइमा फेसी दिखता है कि अपराध हुआ है। हुँ, आप क्वैश करा सकते हो। फर्जी मुकदमा आप पर हुआ है तो आप उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। आप एक रिट भी लगा सकते हो। रिट लगाकर आप ये बोलने जा सकते हो कि मेरे अगेंस्ट ये केस दर्ज हुआ है, बट इसमें इस एंगल पर कोई किसी तरह की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। अब पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि फर्जी केस अगर हुआ भी है तो वो केस क्या है। अगर वो केस है अप टू 7 years की पनिशमेंट का,
तो ऐसे में तो आपको नोटिस देना ही पड़ेगा। पुलिस एक मैंडेट, एक पोजीशन पे खड़ी हो जाती है जिसमें कि 35 सब सेक्शन 3 BNSS का जो ये सेक्शन है, जो पहले 41A हुआ करता था, तो उसके तहत नोटिस देना ही पड़ेगा। तो यहां पर आप बच सकते हो अगर फेक मुकदमा आप पर दर्ज हुआ है। पर अगर ये मोर देन 7 ईयर्स की पनिशमेंट है किसी भी मामले में, तो ऐसे में पुलिस को पावर होती है डायरेक्ट अरेस्ट करने की। जो लोग मिसकंसेप्शन लेकर बैठते हैं ना कि बेलेबल और नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं है कि आपकी कभी बेल ही नहीं होगी। सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब आपको पकड़ा गया तो पुलिस वाले पुलिस स्टेशन से आपको बेल नहीं देंगे। आप जेल जाओगे, एक कस्टडी काटोगे, उसके बाद जाके आपकी बेल होगी। पर यहां पर भी ये एक मिसकंसेप्शन लोगों में है कि आज अरेस्ट किया तो क्या हम कल बेल लगा सकते हैं। लोग बोलते हैं नहीं, कस्टडी काटने दो, मतलब 14 डेज काटने दो। ऐसा कोई नियम नहीं है। आप नेक्स्ट डे बेल लगाओ। जिस समय पेश किया गया मजिस्ट्रेट साहब के सामने किसी भी एक्यूज को, उसी वक्त बेल लगाओ। बेल हो सकती है। बेल एक बड़ा ही वाइडर पावर है। बेल बहुत ही बड़ा एक सब्जेक्ट है। डिटेल में बात करें तो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लग जाएंगे समझाने में इसको। पर मैं यही बोलूंगा, अगर फेक मुकदमा आप पर दर्ज हो रहा है, क्वेश पे जाना चाहिए। फेयर इन्वेस्टिगेशन या फिर इंक्वायरी की आपको डिमांड करनी चाहिए। रिट में जाइए, स्पेसिफिक पॉइंट बताइए। प्ली ऑफ एलिबाई बहुत सारे लोग लेते हैं कि मैं तो उस वक्त उस घटना स्थल पे था ही नहीं जो केस मुझ पर दर्ज हो गया। तो प्ली ऑफ एलिबाई भी आप ले सकते हो। और बाकी बहुत सारे मल्टीपल जजमेंट्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं। तो ये सब देखना पड़ता है। ये तो वकील साहब की एक्सपर्टीज और उनके काम करने का तरीका, कितने लॉज उनको पता है, कितना कानून उनको पता है, उन सब पर निर्भर करता है। तो वीरेंद्र जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सारी चीज़ें जो हैं एडवोकेट के ऊपर भी बहुत डिपेंड करती हैं बहुत कि करती है। उनकी क्या एक्सपर्टीज है, बिल्कुल। राइट। तो एक बात आप मुझे बताएं कि अगर कोई भी ऐसा केस होता है तो हम कैसे अपने लिए एक राइट एडवोकेट चुनें? देखिए, राइट एडवोकेट चुनने के लिए ना काफी सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। हर इंसान के अलग अलग तरीके से होते हैं। बट वीरेंद्र जी, वो सिचुएशन इतनी मैं बताता हूँ क्रिटिकल आपको। होती है। देखिए, होता क्या है ना, मान लीजिए आप एक वकील साहब से मिले, जिन वकील साहब की एज कोई 55 या 56 के आसपास है। आप उनसे मिले, आपको देखकर लगता है वकील साहब बहुत एक्सपीरियंस होंगे, एज उनकी इतनी है। जी। बट जब मिले तो पता चला कि उन्होंने लॉ अभी 2 साल पहले की है। तो यहां पर ये एक्सपीरियंस का फैक्टर हट जाता है। आपको एक वकील साहब मिलते हैं जिनकी उम्र टोटल 30 साल है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं 4 साल से। पर जब आप उनके ऑफिस में पहुंचे और आपने बोला कि मेरा पॉक्सो का केस है, और वो आपसे ही रिलेटेड 10, 12, 15, 20 फाइलें आपको दिखा देते हैं कि मैम देखो, इस केस में ये हुआ था, मैंने इसमें ये डिफेंस लिया था, इस केस में ये हुआ था, तो मतलब उन वकील साहब ने पहले वो 15-20 केस लड़े हुए हैं। होता क्या है कि ज्यादातर मैंने ये देखा है कि जैसे केस होता है ना, हर इंसान अपने लिए बेस्ट टू बेस्ट वकील ढूंढता है, और ढूंढना भी चाहिए। आपको अपने देश का कानून उसकी परमिशन देता है, आपको ढूंढना भी चाहिए। पर साथ ही आपको यह भी समझना चाहिए वकील साहब के साथ बैठने के बाद में कितना हद तक वो आपके केस को समझ पा रहे हैं। जब तक बॉल कनेक्ट नहीं होगी ना, तब तक बल्लेबाज बैटिंग नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली। तो यहां पर वकील साहब ना कनेक्ट होने चाहिए। अब मान लीजिए वकील साहब सिर्फ सिविल के मैटर्स करते हैं, आप एनडीपीएस का एक केस लेकर चले गए उनके पास, जिसमें कि आप रिकवरी को डाउटफुल बना रहे हो या फिर इलीगल रिकवरी पे आर्गुमेंट करने जा रहे हो सकता है उन्हें ना पता हो। तो आपको यह देखना है आपके वकील साहब कितने अच्छे से उस केस को समझा पा रहे हैं। और देखो, वैसे तो ना इंट्यूशन सबसे बड़ी चीज। जब हम किसी वकील के सामने खड़े होते हैं ना, जब चलने लगते हैं वकील साहब के सामने से, और दिल गवाही देता है कि यार वकील साहब ठीक है, ये मेरा केस प्रेजेंट कर सकते हैं, तो फिर ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। जी। एफआईआर और कंप्लेंट में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, एफआईआर एक अलग चीज हो गई, कंप्लेंट एक अलग चीज है। मान लीजिए कि आप अभी रास्ते में से आ रहे थे और किसी ने आपको इविटीज किया या किसी ने आपका फोन छीना और बाद में फेंक कर वापस आपको दे दिया। तो यहां पर आप पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हो, अब आप एक कंप्लेंट कर रहे हो ऑनलाइन। ऑनलाइन कंप्लेंट आप कर सकते हो। या फिर आपने क्या किया कि हैंड रिटन कंप्लेंट दी, अपने किसी भी आपने पीएन को किसी को बोला कि जाकर कंप्लेंट पुलिस स्टेशन जाकर दे आओ, मेरा फोन नंबर इसमें, साइन मेरे सब कुछ है, वो रिसीव हो जाएगी, वो कंप्लेंट है। कंप्लेंट मतलब शिकायत। अब एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, भी शिकायत ही है। पर अब ये रजिस्टर्ड एक डॉक्यूमेंट हो गया। रजिस्टर्ड एक डॉक्यूमेंट है जिसमें यह लिखा हुआ है कि आपके साथ में, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा आपके साथ में था, किसी ने भी गलत तरीके से उसको या तो गेजिंग किया, गलत तरीके से बच्चे को हाथ लगाया, गलत तरीके से कमेंट पास किया, तो आपको यह बात क्लियर होगी पॉक्सो केस है ये। तो यहां पर पॉक्सो केस है तो चीटिंग जैसा, एनडीपीएस जैसा, मर्डर जैसी बातें खत्म होगी ना। तो जो एफआईआर बनी उसमें स्पेसिफिक सेक्शन लिखे होते हैं। आप जो कंप्लेंट देते हो उसमें सेक्शन नहीं होते हैं, आप अपनी बात बोलते हो कि मेरे साथ ये हुआ।
अब उसमें सेक्शन लगाकर एक परफॉर्मा बन जाता है, सरकारी एक कागज बन जाता है जिसके अनुसार ही अब आपका केस आगे चलेगा। यहीं पर एक सवाल रेज होता है जो पहले ही मुझसे लोगों ने पूछा है इसके ऊपर, पर वो सही से क्वेश्चन नहीं पुट कर पाए, तो मैं आपको बताता हूं इसके अंदर कि लोग बोलते हैं कि सर एक एफआईआर लॉन्च हो गई, एफआईआर लॉन्च हो गई है मान लीजिए चीटिंग की, कि मैडम को किसी ने कॉल किया और इनसे ठगी करके अपने अकाउंट में 2.5-3 लाख रुपए ले लिए। ठीक, तो ये नॉर्मल एक केस बन गया 318 सबसेक्शन 4 का, जो बीएनएस का भी कानून है, जो पहले 420 हुआ करता था जी। और इसी में एक सेक्शन 66D लग गया इसके अंदर, जो आईटी एक्ट का है। आपने बोला कि नहीं, कॉल करने वाला अलग था, अकाउंट प्रोवाइड करने वाला अलग था, बात करने वाला अलग था, तो यहां पर 120 भी लग जाएगा आईपीसी का सेक्शन, जो कि 61 का सबसेक्शन 2 भी बन चुका है। अब मैंने क्या बोला कि एफआईआर तो यही कटेगी, क्या कटेगी, 420, 66D, 120 भी, या फिर 318 का सबसेक्शन 4, 61 का 2 और 66D, एफआईआर कट गई। एफआईआर कटने के बाद में अब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की, लोगों को उठाना शुरू किया, पता चला कि जिस अकाउंट में पैसा लिया वो फॉर्ज अकाउंट है, वो अकाउंट इन्होंने खोला है जबकि है किसी और के नाम पर। तो एफआईआर में जो सेक्शंस लगे थे, अब वो सेक्शंस ऐड हो जाएंगे और आगे, तो मतलब कि उसके अंदर अब फॉर्जरी का सेक्शन भी लग जाएगा, जो कि 467 होता है, जिसकी जो पनिशमेंट है अप टू लाइफ है, उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। और भी कुछ सेक्शन उसमें ऐड हो जाएंगे। तो एफआईआर कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट है ऐसा नहीं बोल सकते, जब चार्जशीट फाइल होगी तो उसमें आपके सेक्शंस को ऐड किया जा सकता है, उसको और बढ़ाया जा सकता है सप्लीमेंट्री चार्जशीट लेकर, एफएसएल की रिपोर्ट लेकर। तो हमें ना पहले क्रिमिनल की अगर हम बात कर रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें सबको पता होनी चाहिए। लोग छोटा केस समझकर बड़े चौड़े होकर पुलिस स्टेशन में घुस जाते हैं, नहीं वहां तो कुछ कर नहीं सकती पुलिस, डॉक्यूमेंट कुछ और होते हैं, बंदे को अरेस्ट कर लेती है पुलिस। बिल्कुल, तो कई बार होता है ऐसा जी। तो इसी की कॉन्टिन्यूशन में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेंद्र जी की क्या पुलिस बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है किसी को? देखिए, वारंट तो ना हमने फिल्में देख देख के हमको ज्यादा बिगड़ गए हम लोग, क्योंकि हुआ क्या कि हमने पूरी नॉलेज नहीं ली। मैं हमेशा बोलता नीम हकीम खतरा है जान, है ना, तो आप कभी आधी नॉलेज के साथ सही काम नहीं कर पाओगे। घर पे किसी का पुलिस वाला आया और घर पे जिसको नहीं पता फिल्में देखी थी उसने, तो वो पुलिस वाले अंदर जैसी बाहर बैल बजाते हैं तो कहते हैं हम इस आदमी को ढूंढना है, या आप इसको बुलाइए, या फिर हम अंदर आते हैं, परमिशन दीजिए। वो बोलता है वारंट लाए हो अपने साथ जी। उसको वारंट की जरूरत ही नहीं है। पुलिस को हर केस में वारंट की जरूरत नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि उनको वारंट नहीं देखिए, चाहिए? जो टाइनी या फिर पेटी क्राइम्स है ना, जो छोटे छोटे क्राइम्स हैं, उसमें आपको जरूरत पड़ेगी कि आप वारंट लेकर जाओ, आप मजिस्ट्रेट साहब से एक वारंट इशू करवाओगे, वारंट लेकर जाओगे तो ही अरेस्ट कर पाओगे, उसका एक अलग प्रोविजन है। बट जितने भी मामले मतलब कॉग्निजेंस बन जाते हैं और कॉग्निजेंस साथ में जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस बन जाते हैं, वहां पुलिस को किसी भी तरह के ऐसे जरूरत नहीं है कि आपको लेकर पहले वारंट ही लेकर जाए, जरूरी नहीं है उसके लिए। सीधा भी पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है आप, या फिर कुछ ऐसे समझ लो, हालांकि कई सारे 3 साल के भी ऑफेंस बनते हैं, 7 साल तक का कैप ले लो आप एक, 7 साल तक के अपराध जिसकी सजा 7 साल तक है, पुलिस आपको नोटिस देगी, मैंडेटरी है। सत्येंद्र अंटिल में क्लियर हो गया अभी थोड़े दिन पहले जी। और अगर कोई मामले कम है उससे सजा, तो वहां वारंट की जरूरत पड़ सकती है। आप ये समझ सकते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी भी मैं 1-2 दिन पहले ही किसी का पॉडकास्ट सुन रही थी, मैं नेम नहीं रिवील करूंगी यहाँ पर, तो उन्होंने भी यही चीज बताई कि वो अपने पेरेंट्स के घर पे थी और पुलिस आती है और डायरेक्ट उनको अरेस्ट करती है, और कहते हैं कि वो भी मांगती रही कि वारंट है या नहीं है, तो बोले कि उन्होंने कोई वारंट नहीं दिया, डायरेक्ट हमें अरेस्ट किया और डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है पुलिस अगर उसके पास वो पावर है। सेक्शंस देखने पड़ते हैं, मैं इसलिए आपको बताया ना कि हर चीज का बहुत कुछ समझना पड़ता है। देखने में तो गोली एक ही साइज की होती है, बट उसकी एमजी अलग अलग होती है ना, उसी तरह से पुलिस तो पुलिस है, पर वो किस ऑफेंस में आपको अरेस्ट करने आई है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो उसके लीगल राइट्स क्या क्या होते हैं वीरेंद्र जी? देखिए, बहुत सारे राइट्स हैं आपके पास, लीगल राइट बहुत सारे हैं, अलग अलग केस में अलग अलग राइट एंटर कर जाता है। तो बट उस सिचुएशन में पैनिक होते हैं जो अरेस्ट होता है, तो वो किस तरीके से अपने लीगल राइट्स को समझे और उस पैनिक सिचुएशन में उनका यूज करे? देखिए, होता क्या है कि पैनिक होने का एक रीजन है कि पहले से हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि पुलिस ज्यादती करती है, पुलिस बदतमीजी से बात करती है, पुलिस मारती है। पता है होता क्या है कि लोगों में जो डर है ना पुलिस के नाम का, सही मायनों में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि जो एक आम जनता है, आपके साथ कुछ गलत होगा तो आप पहले कंप्लेंट नहीं करोगे, आप क्या बोलोगे, यार कौन चक्कर में पड़ेगा, खामा परेशान हो, है ना, हर कोई ये सोचता है। पर अगर हमारे दिल में पुलिस के लिए अगर रिस्पेक्ट आनी शुरू हो जाए कि नहीं,
ये गलत के साथ गलत करते हैं, सही के साथ गलत नहीं करते, आपकी बातों को सुनते हैं। और मेरा ये मानना है कि पुलिस की ट्रेनिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि लोगों से पहले तो बात करने का जो लहजा है ना, वो सही रहना चाहिए। बिल्कुल। हर किसी को तू कर देखो, अपने देश के कानून में ये बोलते हैं कि आप जब पूछताछ करते हो ना, जिसको रिमांड वर्ड भी आप लोग बोलते हो, जी। रिमांड में जब मारने की परमिशन ही नहीं है, बट फिर भी मारा जाता है। मारते हैं ना, वो एक अलग चीज है, पर मैं बोल रहा हूं जब मारने की परमिशन ही नहीं है, जब रिमांड में मारने की परमिशन नहीं है और आप तो अपनी कंप्लेंट देने गए हो, तो आपको डर किस बात का है? डर सिर्फ इस बात का है कि पुलिस वाले बदतमीजी से बात करते हैं। तो अगर एक डेस्क बनाया जाए बाहर, कोई बंदा आता है उससे बात करें, जी बताइए, हेल्प डेस्क होता है पुलिस स्टेशन में भी, बिल्कुल होता पर है। वहां बदतमीजी होती है वहां पर भी। हाँ, क्योंकि उनकी परसेप्शन इस तरीके से बना दी गई है कि अगर आप देखें, जैसे कि मैंने शुरू में जब आपका इंट्रो दे रही थी अपने व्यूवर्स को, तो उसमें मैंने आपसे यही चीज़ बहुत पॉइंट में रखी कि जिस तरीके से वेब सीरीज, मूवीज और ये क्या कहते हैं आपके सीरियल्स में दिखाया जाता है, कोर्ट रूम है, पुलिस स्टेशन है, वो आए, वो उनको पहले तो अनसुना कर रहे हैं और रूड वे में उनसे बात ऐसा कर रहे ही हैं, होता है पुलिस स्टेशन में। तो इसी टाइप की परसेप्शन ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। देखिए, पुलिस को ना अपने आप को सर्वे सर्वा नहीं समझना चाहिए कि सब कुछ हम ही हैं, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप किसी पुलिस वाले को, कोई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की रैंक का कोई बंदा हो, सभी को तो नहीं बोलता बट मैक्सिमम ऐसा ही है, आप उनसे उनकी प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस बोल रहा हूँ, उनकी सर्विस को 5 7 10 साल अगर हो भी गए हैं ना, तो भी एक वकील साहब जो सच में ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रहे हैं 1 साल की प्रैक्टिस में, तो वो इतना कुछ सीख लेते हैं वकील साहब कि जितना वो 10 साल में नहीं सीख पाते पुलिस वाले। राइट। क्योंकि इतने सारे केसेस पर हम लोग काम कर रहे होते हैं। हो सकता है कि उनके पास 10 साल में टोटल ही 20-50 केस आए हों। 20-50 केस तो कई बार एक वकील 3-4 दिन में देख लेता है। तो इसीलिए एक ना बहुत बढ़िया बात बोली किसी ने कि जब, या फिर एग्जाम्पल समझ लो कि जब सास की सत्ता हाथ से जारी होती है ना, तो उसको प्रॉब्लम बहुत होती है। बिल्कुल। उसी तरह से क्या हुआ, अब लोग समझदार हो गए हैं, लोग जानकार हो गए हैं, लोग कानून के बारे में जानते हैं, तो सवाल पूछते हैं इनसे। अब सवाल पूछते ही नहीं प्रॉब्लम होती है। हाँ, आप देखिए, लोग अगर कभी भी उनके साथ कुछ ऐसा होता है तो इमीडिएट हम लोग जो है कैमराज ऑन कर लेते हैं। अगर जो जिसके साथ वो हो रहा होता है वो नहीं कर रहा होता, तो जो आसपास लोग होते हैं वो तो इमीडिएट उनका रिएक्शन आप होता है, कैमरे तो बंद ऑन कर करो, सकते हो, बंद करो, आप बंद पुलिस करो। स्टेशन में वीडियोग्राफी कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है। बट वो तो मना करते हैं, वो तो अरे लिटरली नहीं, देखो मना मारने करते हैं लगते ना, हैं। अब वो मना करते हैं, अगर मना ऐसा होता है तो आप उस पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज की डिमांड कर सकते हो। वो कहेंगे कैमराज ही खराब है। नहीं, ऐसा नहीं बोल, पूरा थाना सस्पेंड हो जाएगा। परमवीर सिंह सैनी का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि हर एक पुलिस स्टेशन में चप्पे चप्पे पर वर्ड बोला है कि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं को देख रहे हैं, उनमें वॉइस भी क्लियर होनी चाहिए और नाइट विजन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये बात तो सुनेंगे ही नहीं कि आपके कैमरे खराब है, आपका डीवीआर नहीं चल रहा है, ये सब नहीं सुना जाएगा। अगर ऐसा है तो थाना सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि सीरियस केस तो कभी भी हो सकता है ना, पूछ के थोड़ी होगा। और दूसरी चीज़ ये भी देखने में आती है कि अगर वो किसी स्पेसिफिक एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर मैं बात करूं कि हरियाणा और इस साइड से बिलोंग करते हैं, तो वो कभी भी नॉर्मल हिंदी में ही नहीं बात करेंगे, वो अब हमेशा अपनी मदर टंग में ही बात करेंगे। देखो, वो मदर टंग में अपनी अगर बात करते हैं तो हर एक सवाल का जवाब देने के लिए आप बाउंड तो हो नहीं, और ये भी जरूरी नहीं है कि आपका कोई काम है तो वो पुलिस स्टेशन वाला ही करेगा। मान लीजिए आपको एफआईआर लॉन्च करवानी, कंप्लेंट देनी, जरूरी थोड़ी आप इसी पुलिस स्टेशन में जाओगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप घर बैठ के अपने हाथ से कंप्लेंट लिखो, फोन नंबर लिखो, सब डिटेल डालो और पोस्ट कर दो ना पुलिस स्टेशन को। आप जा क्यों रहे हो? ऑनलाइन कंप्लेंट कर दो। ये भी नहीं हो रहा, इनका सीनियर बैठे ना, इनके डीसीपी एसीपी जो बैठे हुए हैं, जाके उनको कंप्लेंट बाय हैंड दे दो। वो भी नहीं सुनते, कोर्ट आपकी बात को सुनेगा। तो ऐसा नहीं है, पुलिस स्टेशन के अलावा भी बहुत सारी अथॉरिटीज हैं जहां आप जा सकते हो, कंप्लेंट आप दे सकते हो, बस लोगों को पता नहीं है, या फिर ये मानिए कि लोगों में उतना जिगरा नहीं है कि पुलिस वाले से लड़कर अपने सवालों को पूछ सके, सब में नहीं है। हाँ, बाकी अगर किसी बैंक में चले जाएं या किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहां हम लड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, डर नहीं है ना यहाँ क्यों? देखो, डर जो होता है दिल में, जो डर होता है, एक इंसान, देखो इंसान साथ कुछ गलत हो जाए से पहले भगवान याद आता है उसको, है ना, डर। अब लोग बोलते हैं कि ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, सैटरडे नहीं खाना, सबकी अपनी धारणा है ना। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है ना इसके पीछे का, कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना ही चाहिए, इसके पीछे डर है। मैं डर मानता हूं इसके पीछे। एक माँ कुछ गलत नहीं करती है कि भाई इस डे को ये ना करें, हम धर्म के तीर्थ पर जा रहे हैं तो हमसे कोई गलती ना हो जाए। क्यों? बच्चों को देख रहे हैं, वो हस्बैंड को देख रहे हैं, कुछ गलत हो गया तो ये डर।
ये डर जो है ना, जब तक ये डर इंसान के दिल में है तब तक वो उसे एक तरह के बस एक भंवर में फंसा के रखता है और वो गोल गोल घूमता है, पेंडुलम लटका रहता है। जैसे कि निकलना पड़ेगा उसे। जैसे कि पंजाब की पुलिस के लिए भी एक बहुत ही कॉमन लाइन है कि वो पूछती बाद में या मारती मारती पहले। पहले। तो इसी तरीके से तो क्या इन लोगों को अपनी कभी इमेज को क्लीन करने का या अपने आप को और थोड़ा सा चेंज करने का कोई मैम ऐसा इनकी ना ड्यूटी निकलता ही नहीं ऐसी है, ड्यूटी बहुत हार्श ड्यूटी है। इसमें किसी ने अपराध किया तो उससे बैठाकर चाय पानी तो पिलाएंगे नहीं ना। नहीं, वो बात बिल्कुल एग्री हाँ, मैं करती बट हूँ। इनको सेग्रीगेट करना चाहिए इसमें। पुलिस की ड्यूटी है सभी को शक की निगाह से देखना, हम्म, पर उन्हें ये देखना चाहिए कंप्लेंट कौन लेकर आ रहा है, जी। कंप्लेनेंट कौन है, जी। इंक्वायरी करें कि ना करें, चीजें क्या है, मैं कैसे उससे बात करूं, वो पहली बार आया है या हैबिचुअल है पुलिस स्टेशन में आने का। पहली बार गया हुआ इंसान तो कापरा होता है, बिल्कुल। न जाने किस बात का उसके दिल में डर है। देखिए हम तो वकील हैं, तो हमें तो क्या है ना कि रोजाना वास्ता पड़ता है पुलिस वालों से, तो हमें वो चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। पर एक आम जनता लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है, जैसे कि कोर्ट में खड़े हुए हैं, फिल्मों में हमने बहुत कुछ देखा है ना ऐसा। फिल्मों में देखा है कि बांध के मार रहे हैं किसी को, बर्फ की सिल्ली पे लिटा दिया किसी जी। को, ये जी। होता है, मैं मानता हूँ ये चीजें होती हैं। वो बड़ा ही अपर लेवल की चीज है, बहुत ऊपर जाके जब क्राइम होते हैं उसके अंदर वो होता है, और करना पड़ता है पुलिस को ऐसा, वरना वो सामने कोई चीजें बोलेगा नहीं। बट देखिए अगर वो करती भी है, पनिश भी देती है वीरेंद्र जी, बट फिर भी हम देखें कि क्राइम में वो चीज़ों का सुधार नहीं आ पाता है। मैम पहली बात तो पनिशमेंट देने का काम या पनिशमेंट देने का राइट पुलिस को है ही नहीं। पुलिस का काम नहीं है किसको पनिश करना है किसको नहीं करना है, किसको जेल भेज सकते हैं किसको नहीं, ये भी पुलिस डिसाइड नहीं करेगी। पुलिस का काम होता है प्रिवेंटिव या प्यूनिटिव, दोनों है उनके पास काम। मतलब अपराध होने से पहले रोक भी सकते हैं, और अपराध अगर हो गया तो उसको जेल भी भेज सकते हैं। पर जेल भेजने का राइट पुलिस को नहीं है, ये राइट मजिस्ट्रेट साहब को है। किसी इंसान को अरेस्ट कर लिया तो पुलिस तो उसको अरेस्ट करेगी, बिठाएगी, पूछताछ करेगी, मेडिकल करवाएगी, उसके जो भी सगे संबंधी उनसे उसको मिलवाएगी, वकील साहब को राइट है उससे मिलने का मिलवाएगी। तो सब कुछ करने के बाद में 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना होगा। तो पुलिस के पास तो पावर ही नहीं है किसी को जेल भेजने की। अगर होती सीधा खुद ही तिहाड़ ले जाती ना, तो पहले वो लेकर जाएंगे मजिस्ट्रेट साहब के सामने, वो डिसाइड करेंगे कि इस इंसान को जेल भेजना है या नहीं भेजना है। तो पुलिस किसी को पनिश कर दे, मतलब मारना पीटना, मैं पनिशमेंट मानता हूं इसको, मारना पीटना, कन्फाइन कर देना, लॉक कर देना, हथकड़ी लगा देना, बेड़ियां लगा देना, ये सब पुलिस का काम, मतलब सजा देना पुलिस का काम नहीं है। अगर सजा देना पुलिस का काम होने लगा तो अपने देश में जंगल राज आते देर नहीं लगेगी। एग्जैक्टली जी। तो इसी से ही कंटिन्यूशन में मेरा अगला क्वेश्चन है वीरेंद्र जी कि सबसे पहले आप मुझे बताइए, बहुत कॉमन सा है, सबको पता है, बट मैं फिर भी चाहती हूँ क्योंकि जो आपने भी मेरे को आंसर दिया है मेरे क्वेश्चन का, बेल क्या है और इसको कैसे यूज किया जा सकता है? मैम एक ना बहुत बढ़िया, एक मुझे एक बात बेल से मुझे कुछ और याद आया, पर मैं बताऊंगा फिर भी उसमें। सुचांग्र नेव दस्यामी बिना युद्धेन केशवा, एक बात बोली बहुत बढ़िया। जब बात करने गए थे ना कि आप 5 गांव ही दे दो इनको, तो वहां पर ये दुर्योधन ये बात बोलता है, और मैं क्यों बोल रहा हूं यहां पर आप उसको समझ लेना। ये इसलिए बोल रहा हूं कि चीटिंग फॉर्जरी में मैंने बहुत देखा है, ये बहुत देखा है कि सामने वाले का कॉम्प्रोमाइज हो रहा था 1 लाख पर, उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया सिर्फ अपनी ईगो पर कि मैं नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। लड़के लड़की का डिस्प्यूट हुआ, शादी करने के बाद डोमेस्टिक वायलेंस केस हुआ। ये क्यों हुआ? कि मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, और दूसरा बोलता है मैं तेरे साथ ये कर दूंगा। ये जो ईगो है ना कि मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा और तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये जो ईगो है ये मरवाती है इंसान को। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध करवा दिया उसने। Exactly. तो यहां पर मैंने बहुत सारे, मैं मोर देन 100 की बात कर रहा हूं, कम की नहीं बात कर रहा हूं, और भी बहुत सारा नंबर होगा। मैंने ऐसे केसेस में देखा कि मैंने बोला उसको कि भाई तेरा मैटर इतना बड़ा नहीं है, 3.5 लाख रुपए में तेरा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कर ले उसको। वो कहता नहीं वकील साहब मैं 3.5 लाख भी नहीं दूंगा इसको। और जब वो केस खुला और जब वो केस बना और जब फोर्जरी के सेक्शन भी लगे तो उसकी बेल सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं हुई। वो जेल में रहा 3 महीने तक, बंदा फिर बाहर आया। लोग जो बोलते हैं कि नहीं मैं तो कुछ नहीं दूंगा या ना आपकी कोई बात सुनूंगा, ऐसे लोग सालों साल से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, आज तक उनका केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। चेक बाउंस में बहुत बार आप ये सुनोगे, चेक बाउंस में वो 10 लाख का चेक होता है, सामने वाला बोलता है 5 लाख सेटलमेंट कर लेते हैं, नहीं दूंगा, फिर वही कोर्ट के चक्कर काटते रहो। तो मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी मामला आपका बाहर से बाहर सेटल हो रहा है, सेटल कर लेना चाहिए। आप खामखा कोर्ट के चक्कर मत काटिए, ज्यादा बेटर है, वरना कितने साल लगेंगे आपको नहीं पता। मतलब कि हमेशा अपनी ईगो को
कभी ईगो भी साइड इस रखो, टाइप ईगो के किस लिए केसेस रखनी में है? मत लेकर आए। मैम देखो, मैं बड़े क्लियर बात बोलता हूँ कि ईगो रखनी किस लिए है। मैं हमेशा बोलता हूँ इस ईगो के चक्कर में कई बार, मैं हमेशा नहीं बोलता, बट दो अलग अलग गुटों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ईगो है, ईगो क्या कि मैं सुपीरियर एंड यू आर नॉट सुपीरियर, यू आर इंफीरियर। एग्जैक्टली। तो ये जो सुपेरिटी जब इंसान के अंदर आ जाती है ना, बंदा बोलता है मैं ही मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, जब बंदा बोला शुरू कर देता है, तो फिर वहां पतन उसका शुरू हो जाता है। मेरा ये मानना है कि जितना ज्यादा हो सके आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज करके चीजों को आगे बढ़ाओ। अगर एक देसी एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो कई ऐसे लड़के लड़कियां आपको देखने को मिलेंगे, जब वक्त था तब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आज वक्त उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो अनमैरिड है। तो ये सोचना पड़ता है इंसान को। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वीरेंद्र जी मेरा ये रहेगा आपसे कि नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है और मैम इसे देखिए, कैसे? नॉन बेलेबल ऑफेंस को सिर्फ कैटेगरी ये दी गई है कि ये जो ऑफेंसेस है ना, इसमें आपको बेल थाने से नहीं मिलेगी, पुलिस स्टेशन से बेल नहीं मिलेगी। बेल तो मिलेगी, बेल मिल सकती है आपको, बट उस वक्त आप जेल चले जाओगे या फिर पुलिस कस्टडी में लेके आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेगी, जज साहब डिसाइड करेंगे। मतलब बेल आपको जज साहब के थ्रू मिलेगी। पहले नॉर्मल जो मामले हैं 323 के मामले होते हैं या 115 बीएनएस के मामले होते हैं, इसमें थाने से बेल मिल जाती है आपको, कि पुलिस के पास राइट है आपको बेल देने का, पावर है उसके पास। पर ऐसे में मजिस्ट्रेट के सामने आपको जाकर पेश करने की जरूरत है नहीं, वो बेल दे देंगे वहीं से। पर यही मामला 326 का हो जाए तो उसमें आपको अरेस्ट भी करेगी पुलिस, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश भी करेगी, बाद में जाके बेल होगी। तो मतलब ये नॉन बेलेबल का मतलब कि पुलिस बेल नहीं दे पाएगी, आपको जज साहब बेल दे देंगे या फिर जेल जाने के बाद बेल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वीरेंद्र जी मेरा ये है कि सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को कोई हार्म हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो इस केस में लॉ क्या करता है? देखिए, सेल्फ डिफेंस तो अपने आप में ही काफी एक वाइडर चीज है। मान लीजिए मैं अपने बच्चों के साथ घर पे हूं या मैं अपने फार्म पे हूं, अब कुछ लोग हथियार उनके हाथ में है और वो लोग आते हैं बाहर से, वो फायरिंग कर रहे हैं, वो फायरिंग कर रहे हैं, किसी को भी गोली लग सकती है। या तो मैं उसको रोकूं और या खुद और बच्चों को मर जाने दूं, तो ये सेल्फ डिफेंस है। या फिर मान लीजिए किसी इंसान ने, उसके हाथ में धारदार कोई चाकू है, उसने मुझे मारा और मेरी गर्दन पर लगता है, इतने मैंने जैसे उसका हाथ मोड़ा या फिर मैंने कोई भी डिफेंस लिया, वो चाकू उसको ही गड़ गया और वो आदमी मर गया, तो मैं सेल्फ डिफेंस की पोजीशन में था। तो सेल्फ डिफेंस में कोई भी जो अपराध हुआ वो अपराध नहीं माना जाएगा, वहां मुझे पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाएगी। पर पुलिस कई बार पावर का मिसयूज करके अरेस्ट तो कर लेती है, बाद में हमें प्रूव करना पड़ता है कि ये तो सेल्फ डिफेंस का मामला था। क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, आपको ये समझना होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा स्टेट पे होता है। और अगर कोई बात आप बोल रहे हो, क्योंकि हर एक केस में ऐसा नहीं होता, पॉक्सो में ऐसा नहीं है, एनडीपीएस में ऐसा नहीं है, पीएमएलए में ऐसा नहीं है, या तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, जिसको अरेस्ट करके लाए। मैं कोई बात बोलूंगा, बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पर है, जो बोलेगा उस पर ही ये बर्डन शिफ्ट हो जाएगा। आप एविडेंस एक्ट का सेक्शन 106 पढ़ सकते हो। तो इसीलिए जो आप ये बात कर रहे हो कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में किसी को मार दिया, तो इसमें कोई ऐसा अपराध नहीं है, आप बच जाओगे। साइबर क्राइम बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है वीरेंद्र जी, तो इस केस में आप क्या कहेंगे? अगर कोई आपके पास इससे जुड़ी अगर कोई लेटेस्ट केस है तो वो भी प्लीज आप हमारे व्यूवर्स के साथ डिस्कस कीजिए। मैम देखिए, मेरे पास तो चीटिंग फॉर्जरी वाले केसेस ऑलमोस्ट रोज ही आते हैं, तो इन केसेस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, ज़्यादा बेटर रहेगा, तब लोग समझ पाएंगे चीटिंग फॉर्जरी है क्या। ये पहले जो ये ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं ना, पहले इतना ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड नहीं हुआ करते, ऑनलाइन चीटिंग नहीं हुआ करती थी। पहले चेक से किसी ने फ्रॉड कर दिया, प्रॉपर्टी के कागज बना दिए, या पैसा अकाउंट में झूठ बोल के ले लिया, इस तरह के फ्रॉड हुआ करते थे बहुत सारे। आजकल तो पता ही नहीं किस लिंक पे आप क्लिक करो और कहां से कहां पहुंच जाओगे, रीडायरेक्ट कर देगी आपको साइट। या फिर झूठ बोला जाता है, लोगों में लालच भी बहुत ज्यादा आ गया है। लोग लालच क्या है, कोई बंदा बोलता है कि हम काफी बड़ी इन्वेस्टिंग कंपनी है, हम इस तरह से पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं, वो ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में 100, 50, 200 लोग होते हैं और वही एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं कि मैंने लास्ट टाइम 1 लाख लगाया था, मुझे 1,25,000 मिला, थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट शेयर करता है बंदा कि मुझे पेमेंट मिली, दूसरा बंदा शेयर करता है, हाँ मैंने 2 लाख लगाया था, 2,40,000 मुझे मिला। इस तरह बात चल रही होती है, तो बंदे का एक कॉन्फिडेंस लेवल और थोड़ा बूस्ट हो जाता है। वो कहता है ठीक है मैं भी शुरुआत करता हूँ 1 लाख की, वो 1 लाख लगाता है, 20 मिल जाता है, फिर कहता है 1.5-2 लाख लगाता हूँ, फिर पैसा मिल जाता है, तीसरे वाला फिर पैसा मिल जाता है, फिर वहां से वो पैसा उसका फंसना शुरू हो जाता है, उसका लालच ही उसको फंसवा देता है। या फिर किसी ने बोला कि सस्ती कोई चीज मिल रही है, अगर कोई बंदा बोल रहा है मुझे कैमरा चाहिए, कोई कैमरा 5 लाख का है, उसको 2 लाख का कैमरा कोई इंसान बेच रहा है, उसने ये नहीं सोचा कि मुझे वो सस्ता दे ही क्यों रहा है, यहाँ ठगी हो जाती है।
ऑनलाइन बैटिंग का इतना सारा आजकल चल रहा है, ऑनलाइन अब तो खैर बंद हो गया, पर ये ऑनलाइन बैटिंग में क्या था कि अकाउंटों में पेमेंट वाया जाती थी। जिसके अकाउंट से होकर गुजरी उसको पुलिस नोटिस सर्व कर दिया करती थी कि आप आओ और इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनो, हमको बताओ कि आपके अकाउंट में पैसा क्यों आया। मैम चीटिंग और फॉर्जरी ना, आप इसे कुछ ऐसा समझिए, आप इसको सिर्फ चीटिंग की बात कर 420 के अंदर आप इसको खत्म कर सकते हो। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग दोनों एक साथ नहीं चल सकते, 406 और 420 एक साथ नहीं चलेंगे। या तो मैंने आपके साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है या मैंने चीटिंग की है। अब आप और मैं बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए गोल्ड का, पिछले 15-16 सालों से बहुत सारा गोल्ड आप भी देते हो और मैं भी आपको गोल्ड देता हूं, हम पैसे में ट्रांजेक्शन कर, सब कुछ ठीक है। एकदम से 2 साल पहले कुछ गोल्ड मैंने आपको दिया था, लगभग आधा किलो गोल्ड दिया था, उसकी पेमेंट अभी तक आपने मुझे नहीं की। आप मुझे कमिटमेंट कर रहे हो मैं पेमेंट दे रही हूँ, पेमेंट आपने नहीं की, तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये चीटिंग नहीं है, क्योंकि चीटिंग के लिए आपकी इंटेंशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग चाहिए। तो शुरू से तो आप बिजनेस कर रहे हो ना मेरे साथ, मैंने कोई चीटिंग तो की नहीं आपके साथ, तो मैं अब आपका पैसा नहीं दे रहा हूं या फिर आप मेरा अब पैसा नहीं दे रहे हो, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। और 420 भी लगा दो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी लगा, दोनों एक साथ नहीं लगेगी। अब बात ये आती है, मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम हुआ, आपने बोला कि वीरेंद्र जी हमारे पास ना काफी सारे ऑर्नामेंट्स में हम लोग डील करते हैं, बनवाते ही करते हैं, वो करते हैं और बहुत कुछ है, आपने कुछ सैंपल्स मुझे व्हाट्सएप कर दिया, आपकी कोई फिजिकल शॉप नहीं है या फिजिकल है भी तो मैं कभी आया नहीं, आपको मैंने 7 लाख रुपए डाले एक चीज को लेने के लिए कि आप ये चीज दो, और आपने मुझसे बहुत वादे किए इसमें ये चीज होगा, वो चीज होगा, इतने पैसे कम मिलेगा। अब वो पैसा दे दिया, आप मुझे मेरी वो चीज सप्लाई नहीं कर रहे हो, फोन भी आपने बंद कर दिया, बात करनी बंद कर दी, चीटिंग है ये, आपने मेरे साथ चीटिंग की है। तो पहले तो चीटिंग में और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर आता है फॉर्जरी, 467 या फिर हम बोले 338 नया कानून। फॉर्जरी मतलब किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स में आपने छेड़छाड़ कर दी, जैसे कि आपने बोला कि मेरा नाम तो कुछ भी, आपने बोला मेरा नाम संध्या है, संध्या आपका नाम नहीं है, आपने किसी के डॉक्यूमेंट को फॉर्ज करके संध्या नाम बनाया और एक प्रॉपर्टी की संध्या के नाम से एक फ्लैट था, वो आपने मुझे बेच दिया। तो जो डॉक्यूमेंट चेंजेस करे, जो फॉर्ज किया, वो फॉर्जरी में आ गया, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकता है इसके अंदर, उम्र कैद तक हो सकती है। और चीटिंग भी की, पैसा आपने ऐंठ लिया। तो चीटिंग और फॉर्जरी को, और आजकल का जो जमाना है, आजकल जमाने में क्या होता है कि मान लीजिए मुझे फॉर्ज करना है या चीटिंग फॉर्जरी करनी है के साथ में, तो आपका जो अकाउंट है मैं रेंट पे ले लूंगा, क्योंकि उसमें जो पैसा आने वाला है ना गलत पैसा है, वो इलीगल पैसा है। तो आपको पैसा दिया, मैंने आपको बोला भाई ठीक है मैं आपको महीने के 10-20 हजार रुपए दे दूंगा, आप मुझे अकाउंट ऑन रेंट दे दो। आपने मुझे अकाउंट दे दिया, चेकबुक भी दे दी, पैन नंबर भी दे दिया आपने मुझे वो पिन भी दे दिया जो मेरे जिससे होगा, ऑनलाइन एक्सेस भी दे दिया। तो जितनी पेमेंट आ रही है सारी गलत पेमेंट आ रही है, पेमेंट आती के जाती के 1 महीने के बाद में सब कुछ शट करके मैं चला गया। तो पुलिस आपको ढूंढेगी, पैसा तो आपके अकाउंट में आया ना। और इसी के अंदर अगर देखें आप कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो, क्योंकि आप भी तो मॉनिटरी कुछ ना कुछ बेनिफिट ले ही रहे थे ना, तो ये चीटिंग है। और चीटिंग एक तरह की महामारी है आज की डेट में। जो ये ऑनलाइन जो ठगी हो रही है ना, इसको मैं महामारी बोलता हूं। और महामारी में इसलिए बोलता हूं कि ये बड़ा रूप लेती ही जा रही है, अभी रुका नहीं है। तो हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, कहां पे लैकिंग हो रही है? मैम देखिए, जब ऑनलाइन एक्सेस जाता है ना सामने, गलती आप नहीं करते, आप गाड़ी चलाते हो, गलती आप जानबूझ के गाड़ी किसी को नहीं ठोकते हो, सामने वाला गाड़ी आके ठोकता है आपको। तो होता क्या है कि आज भी इतनी एडवर्टीजमेंट, इतना कुछ होने के बावजूद भी लोगों के फोन सिक्योर नहीं है। मेरा खुद का फोन सिक्योर नहीं है, फोन सिक्योर नहीं है। जो लोग एक्सपर्ट हैं इन चीजों के, वो खुद सिक्योर नहीं है। क्योंकि जितना हम सोचते हैं, देखो इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो चीज सोची नहीं जा सकती या की नहीं जा सकती। ऐसा कोई थॉट नहीं है जो आज तक किसी को आया नहीं तो मुझे नहीं आ सकता, ऐसा कोई थॉट नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं सोच लूं और मैं कर ना सकूं। तो इसी चीज में क्या है कि जब रूल्स बनते हैं ना, एक एक्स रूल ये बना कि आप किसी को भी अपना अकाउंट रेंट पे नहीं दे सकते, ऑब्वियसली नहीं दे सकते, रेंट का तो मतलब ही दूसरा हो गया। बट फिर भी दे रहे हैं, तो यहीं पर लोग लूप पॉइंट निकाल लेते हैं। जो लोग क्रिमिनल्स हैं ना, वो एकदम आगे चल रहे होते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है और सब चीजें इजीली अवेलेबल हैं। एक लिंक आता है वहां पर कि भाई लेडीज की ये ड्रेस सस्ती है और यहाँ 90% ऑफ, आपको एक कुर्ती मिल रही है वहां पे 2300 रुपए की, वैसे 10,000 रुपए की, फटाफट से क्लिक कर दोगे, आप कर ही देते हैं। और क्योंकि ऑनलाइन ही सब लोग ऑर्डर कर रहे हैं ना, सब कुछ तो ऑनलाइन मंगाया जा रहा है, तो रुकेगा नहीं मैडम ये। इसमें आप कितने लोग पकड़ लो। और ऊपर से क्या होता है, जो एंड है ना, एंड जिसके पास सारा पैसा गया, वो कभी हाथ भी नहीं आता पुलिस के।
नीचे जो लेयर्स है ना, बस ये पुलिस पकड़ पाती है और बाद में अपनी पीठ थपथपा लेती है, देखो हमने इसके इतना पकड़ लिया उतना पकड़ लिया। जितने केस मैंने आज तक देखे, कई सौ करोड़ के स्कैम लोगों पे पड़े हुए हैं, मतलब बहुत बड़ा बड़ा स्कैम, बहुत बड़ी बड़ी चीटिंग्स हैं, लोग पहुंचते ही नहीं, मतलब पुलिस पहुंच ही नहीं पाती एंड तक, एंड नहीं होता उसका। जिसके अकाउंट में पैसा आया, मान लीजिए कि यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक, आपका कोई एक यहाँ पे एम्प्लॉई है या जिसने भी सेटअप लगाया, इसको पकड़ना कौन सी बड़ी चीज है? मेमने का बच्चा तो भागे पकड़ लिया। अब दिक्कत तो यहां पर है जब आप ये पता लगा पाओ कि यहां पर कि फ्रॉड तरीके इस बंदे को भेजा और ये बंदा कुछ गलत कर रहा है और चीटिंग कर रहा है या कुछ ठगने की प्लानिंग कर रहा है, उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, वहां तक नहीं पहुंचती ना पुलिस। एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ते हैं, बिल्कुल। बस थोड़े लोगों को पकड़ कर चार्जशीट फाइल कर देते हैं, खत्म। तो अभी जैसा कि पीछे काफ़ी न्यूज़ थी ये कि अक्षय कुमार की डॉटर के साथ भी साइबर क्राइम हुआ, बट वो एक ऐसी पर्सनालिटी थे कि वो चीज़ वो कंट्रोल कर पाए। बट अगर मैं बात करूँ एक आम जनता की, तो वीरेंद्र जी उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, आपके अकाउंट से अभी 50,000 रुपये उड़ जाए ना, और जितनी देर में आप कंप्लेंट करोगे उतनी देर में वो पैसा कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। तो फिर यहाँ कहीं ना कहीं पार्शियलिटी है कि वो एक, देखिए पार्शियलिटी नहीं है, देखिए होता क्या है कि मैं फिर आपको बोल रहा हूं, आपके घर में आपका फैमिली मेंबर जो काम करता होगा वो काम आपका सबसे पहले हो जाएगा, या फिर मैं ये बोलूंगा जिसको आप जानते होगे। अब एक बड़े सेलिब्रिटीज लोग हैं या फिर लोग मान जिनके बहुत सोर्स है, अप्रोच है, कुछ गलत हुआ फटाफट कॉल लगाया डीसीपी को। बिल्कुल आम आदमी लोकल हवलदार तक तो पहुंचता नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि कोई ऐसी डीसीपी कहां पहुंचेगा? हाँ, हम लोगों को तो धक्के ही खाने पड़ेंगे और उनका काम तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक ही कॉल पे हो जाए। देखिए, ये तो बोला हुआ है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कि किसी इंसान के अकाउंट से अगर पैसा निकला, मान लीजिए मेरे अकाउंट में किसी पैसा आया, 2 लाख रुपए आया, अकाउंट 2 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो मतलब ये थोड़ी मेरा अकाउंट आप फ्रीज कर दोगे, आप लीन लगाओ ना 2 लाख पर, 2 लाख ही तो काट सकते हैं मेरे अकाउंट से। एग्जैक्टली, यहाँ तो ये अकाउंट ही फ्रीज करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल अकाउंट फ्रीज, सामने वाला साहूकार आदमी वो अपना काम कैसे करे? बिल्कुल। तो ये भी होता है, तो पुलिस वाले यहाँ पर भी गलती करते हैं बहुत बड़ी। पर बात यही है कि ये रुकेगा तो खैर नहीं, रुकने वाला तो खैर ये जल्दी से नहीं है, या तो इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट कुछ चीजें लगा दी जाए जैसे कि नए कानून में 111 सेक्शन है, 111 बोलते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम को, जो रिपीटेड ऑफेंडर्स जो होते हैं, जो बार बार अपराध करते हैं, उनके लिए 111 सेक्शन बनाया गया, बट इसको और सख्त करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को बेल नहीं मिलनी चाहिए। अगर बेल मिल रही है तो वो जानते हैं कि हम जेल में कितना टाइम रहेंगे, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, चार्जशीट लगेगी, हमारी बेल हो जाएगी, वो जानते हैं इस बात को, इसलिए वो बार बार इन चीजों को कर रहे हैं। इनको तो जैसे एनडीपीएस में होता है कि जल्दी से बेल नहीं, सालों साल तक बंदा जेल बैठा रहता है, सेक्शन 37 या बाहर लगाता है बेल लेने के लिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, तो शायद डर में ये चीजें रुक भी जाए, वरना तो नहीं रुकेगी। डोमेस्टिक वायलेंस में वीरेंद्र जी लॉ किस तरीके से प्रोटेक्शंस देते हैं? देखिए, प्रोटेक्शन का मतलब सिंपल सा है कि जब कोई चीज जो आपके बस में नहीं है या वो आप नहीं कर पा रहे हो, आप प्रोटेक्शन चाहते हो अपनी सुपीरियर अथॉरिटी से, वो प्रोटेक्शन कोई भी दे सकता है, आपके हस्बैंड, आपके फादर, कोई भी जो आपके बड़े हैं वो प्रोटेक्शन देते हैं। अब यह आप बात कर रहे हो यहां पर कानून प्रोटेक्शन कैसे दे, है ना? देखो, एक लड़की है, एक लड़की शादी करके किसी दूसरे घर गई, उसको नहीं पता वो लोग कैसे हैं, कैसे होंगे, दहेज वेज दिया, कुछ भी दिया हो, वो सब चीजें आगे बढ़ती है, बाद में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, वो लड़की कुछ काम वाम नहीं करती, वो तो सिर्फ हाउस वाइफ है। अब एकदम से लड़का बोलता है मुझे तेरे साथ नहीं रहना, या फिर लड़की को रोजाना मारते पीटते हैं या गालियां देते हैं या फिर गलत तरीके से वर्ड्स बोलते हैं या फिर टोन कसते हैं उसको, तो लड़की खामखा रह के करेगी भी क्या? अब वहां से वापस तो आ गई, अब उसका खर्चा कौन उठाएगा? पहले भी पेरेंट्स उठा रहे थे, अब भी वही उठाए? नहीं, देश का कानून ये बोलता है ऐसा नहीं है। अब आप केस डालो, सेक्शन 12 में आओ, आप कंप्लेंट करो, और उसमें ही जो आपका पहले इंटरिम मेंटेनेंस होगा, 2,000, 5,000, 10,000 जो भी बनेगा, हम आपको दिला देंगे। तो इससे बोलते प्रोटेक्शन कि भाई मैं अपना घर चला सकती हूँ। अब ये बन गया ना, ये पर मंथ आपको मिलता रहेगा। अब यहां पर 2 बातें आती हैं, लोग कहते हैं बस इतना से अमाउंट में मिल रहा है, उसकी सैलरी 60,000 है, मुझे मिल रहे 5,000 रुपए या 6,000 रुपए मुझे मिल रहे हैं, तो वो भी अपने बहुत सारे खर्चे दिखाता है, मेरे पास ये खर्चा वो खर्चा है। अगर वहीं पर अगर उस लेडी का कोई बच्चा हुआ तो बच्चे की भी मेंटेनेंस मिलेगी। बिल्कुल। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो है कि बहुत मारा पीटा उसको गया था, वो कहती है नहीं मुझे पुलिस प्रोटेक्शन भी चाहिए, वो भी मिल सकती है उसको। तो बात क्या है कि अपने देश में अगर हम ये बात बोलें कि डोमेस्टिक वायलेंस का कानून पूरी तरह से सेफगार्ड प्रोवाइड करता है वुमेन को, तो कहना गलत नहीं होगा। यहां पर पहले बात वुमेन की सुनी जाती है, जब कोर्ट ये केस पहुंचता है लड़के की बात भी सुनी जाती है, पर मैक्सिमम टाइम लड़की की ही बात सुनी जाती है। मेंटेनेंस मिलती है, इंटरिम मेंटेनेंस मिलती है, कई बार एलिमनी मिलती है, पर केस काफी लंबे चलते हैं। सिर्फ इसको कंट्रोल करना चाहिए।
जैसे अभी लास्ट टाइम बात हो रही थी कि आपको ट्रायल कोर्ट में 1 साल, हाई कोर्ट 1 साल, 1 साल सुप्रीम कोर्ट, खत्म। इससे लंबा मत चलाओ केस को। पर करे क्या देश का कानून? 5 करोड़ के आसपास तो केस पेंडिंग है। कैसे करेंगे सब चीजों को? करना आसान नहीं है। इनमें से मैं कहता हूं कि लगभग 80% केस तो पेंडिंग ट्रायल कोर्ट्स में है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इतने सारे केस पेंडिंग और नए केस डेली आते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। उतने केसेस डिसाइड नहीं होते जितने केस डेली दर्ज होते हैं। तो ये इसका एंड नहीं होने वाला जल्दी से, जब तक कि कानून में कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए। दूसरी बात, कई बार हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिन पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए थी उन पर भी एफआईआर दर्ज हो गई। जो लोग जेल में नहीं होने चाहिए वो भी लोग जेल में पड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो कई बार तो पुलिस अपने बेनिफिट के चक्कर में, आपने मैडम अक्सर देखना, जब भी मामला कभी पैसे से रिलेटेड होगा ना और पुलिस के पास कोई केस आया और उसमें मनी ट्रेल बन रही है, पुलिस बहुत एक्टिवली काम करती है, क्योंकि उनको भी बीच में कुछ मिलता होगा, पैसा इन्वॉल्व है उसके अंदर। आपने अक्सर देखा होगा कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत सारा नशा करते हैं, जो बच्चे घूम रहे होते हैं। अगर उसने किसी को चाकू मार भी दिया ना और पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया, तो भी आप देखना पुलिस यही सोच रही होगी कितनी जल्दी हम इसको छोड़ें, कितनी जल्दी हमारे पास से बाहर निकले। उससे मिलना तो कुछ नहीं, कस्टडी देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा उस आदमी का। तो इसीलिए डिपेंड करता है, कोई भी इंसान हो, आप में या कोई भी हो, जब तक उसका पर्पस या फिर जब तक उसका इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक वो काम उतना एक्टिवली नहीं किया जाता, और ऐसे ही चलती है दुनिया। तो कभी कभी केसेस इसलिए डिले हो जाते हैं क्योंकि बिकॉज यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस को जो है बेनिफिट मिल रहा होता है। वीरेंद्र जी, देखिए, जब केस बनता है ना और जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती, चार्जशीट में डालने के लिए पुलिस वाले के पास बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। और अगर वो फेक स्टोरी भी उसके अंदर बना दे तो जज साहब को संज्ञान लेना होता है कि मैं इस केस को चलाऊं या ना चलाऊं। पर कई बार जज साहब भी नहीं देखते प्रॉपरली फाइल को, बस कहते हैं ठीक है केस चलाते हैं। बाद में कुछ मिलता नहीं है केस में और खामखा वो कोर्ट का समय खराब होता है। देखिए, जब एक केस आगे चलता है तो उसमें बहुत कुछ लगता है, मैन पावर लगती है, खर्चा सरकार का हो रहा है उसके अंदर, जेल से कैदी आ रहे हैं जा रहे हैं, पुलिस वाले साथ उसके आ रहे हैं जा रहे हैं, कोर्ट की स्टेशनरी लग रही है, हम जैसे वकील वहां खड़े हुए प्रेजेंट करने के लिए, पीपी साहब खड़े हुए हैं, जज साहब ने ड्यूटी दे रहे हैं। तो ऐसे केसेस को चलाने की जरूरत क्या है? क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस में तो ये देखना चाहिए कि अगर फाइन लगाकर केस को खत्म किया जा सकता है तो फाइन लगाकर शुरू में केस को खत्म कर देना चाहिए। वीरेंद्र जी, जो फॉल्स रेप केसेस होते हैं उसके अंदर जो पीड़ित होता है उसके पास क्या लीगल ऑप्शंस होते हैं इस चीज के लिए? देखिए, पीड़ित के पास तो सारे ही ऑप्शंस हैं, ऐसी बात नहीं है उसके पास तो। क्यों, जैसे मान लीजिए किसी के साथ कुछ भी एक्सप्लॉइटेशन अगर हुआ है, एक्सप्लॉइट हुई है वो लड़की, उसका तो रेप हुआ है या फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है, ऐसे में जैसे ही पुलिस के पास वो जाती है कंप्लेंट लेकर, तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक जजमेंट है जिसमें ये बोला गया कि जब ऐसा कोई मामला आएगा जो कॉग्निजियस नेचर का है, तो उसमें ज्यादा इंक्वायरी मत करो, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए, बट उसमें पहले एफआईआर लॉन्च करो, एफआईआर लॉन्च करके आगे बढ़ो। अब बात आती है तो जो ये फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के मामले हैं या रेप के जो मामले हैं, रेप में बहुत ही बड़ा जजमेंट आया था, उसमें बोला गया दैट कंसेंट इज नॉट रेप। अगर एक लड़की कंसेंट देकर और लड़का भी सहमति देता है, फिर कोई भी रिलेशन बनते हैं, चाहे फिजिकल रिलेशन बन रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशन बनते हैं, तो वो रेप नहीं है, वो तो कंसेंट आपने दिया है। अब फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का मतलब क्या है? जैसे केस था मेरे पास, तो जब मैं उसे क्रॉस कर रहा था उसके अंदर, तो लड़की ने बोला था कि अक्टूबर में इसने मुझे प्रॉमिस किया कि मुझसे शादी करेगा, और उनका पहली बार रिलेशन बना था फरवरी में, फेब में बना, फिर मार्च में, फिर मई में, लगातार ये होता गया। तो जब क्रॉस चल रहा था, क्रॉस चलते चलते मैं जब उसकी पूरी स्टेटमेंट आ गई कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का मैटर था वो, हालांकि बेल उसकी बहुत पहले करा चुके थे हम लोग, तो मैंने उससे सवाल पूछा। जब बहुत सारे सवाल मैंने पूछ लिए कि ये बात सही है ना कि आपसे जो कमिटमेंट किया उसने शादी करने का, जब ये आपके घर पर था अक्टूबर में, तब वादा किया? तो जज साहब ने मुझे रोक दिया। जज साहब कहते नहीं नहीं वकील साहब, ये ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। मैं जी कैसे सवाल पूछूंगा? सवाल पूछना तो मेरा राइट है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर गलत है तो वो गलत बोल देगी उसके अंदर कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पर मैं तो अपनी बात पूछूंगा। तो जज साहब बोलने लगे नहीं नहीं, आप तो अपने वर्ड्स इसके माउथ में डाल रहे हो कि आप ये बात बोलो। मैं कहा जी मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, मेरा काम है सवाल पूछना, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तो कह रहे नहीं आप ये सवाल नहीं पूछ सकते, पता नहीं मुझे क्यों डिसअलाउ किया। मैं कोई बात नहीं, सवाल दूसरा पूछ लेते हैं। मैंने कहा ये बात ठीक है कि जब जुलाई में जब ये तुम्हें होटल लेकर गया, तो तब तक शादी जैसा कोई वादा नहीं था,
तो उसने बोला कि नहीं, तब तक शादी जैसा कोई वादा नहीं था। फाइन, एक बात क्लियर हो गई। फिर मैंने उसको बोला ये बात सही है कि अक्टूबर में पहली बार इसने आपसे शादी करने का वादा किया? कहती हाँ। ये बात भी सही है कि आप उसके घर पर थे 3 दिन के लिए? हाँ। ये बात भी सही है उससे पहले शादी का कोई ऐसी बात नहीं हुई थी पर आप रिलेशन में थे, अच्छा रिलेशन चल रहा था? कहती हाँ। तो मतलब अब यहां पर बात क्या आती है, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का मतलब क्या हुआ? पहले मैंने किसी को झांसे में लिया, मैं शादी करूंगा, बड़े बड़े सपने दिखाए, उसके बाद इंटरकोर्स हुआ। इसको बोलते हैं फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। इसका मतलब ये नहीं कि फैब से रिलेशन लगातार बनते चले आ रहे हैं, बीच में कहीं पर किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने बोल शादी कर लूंगा और वो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का केस बन गया। ऐसा नहीं होता, हर केस अलग है, आपको देखना पड़ेगा। डॉरी डेथ का केस है कि लड़की ने 7 साल के अंदर अंदर सुसाइड कर ली और मर गई, क्योंकि यहां पे ये देखना पड़ेगा कि अननेचुरल डेथ है या नेचुरल डेथ है। अननेचुरल डेथ है तो डॉरी डेथ के अंदर केस चला जाएगा और यहां पर प्रूव करना पड़ेगा कि डॉरी मांगी गई थी, दहेज मांगा गया था, प्रताड़ित कर रहे थे लड़की को। हर एक चीज का एक मतलब है, रेप का मतलब एक मतलब है। रेप मतलब ये नहीं हुआ कंसेंट आप दे रहे हो, रेप में जाके केस दर्ज करा दोगे, तो ऐसा नहीं जैसे होता। कि अभी एक नोएडा का ही केस था जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मैं बोलूँगी कि हर जगह उसी की ही बात थी। तो उस केस में भी पहले यही बोला गया कि नहीं, लड़की का कोई कसूर नहीं है, ससुराल की साइड से कोई कसूर नहीं है, सब लड़की को सपोर्ट कर रहे थे, गलत लड़की थी। बट एंड ऑफ द डे पता चला कि ससुराल की तरफ से ही सारी प्रॉब्लम्स मैम देखो, ऐसा होता है कि कोई लड़की गलत या लड़का गलत, ये तो खामा खा के परसेप्शंस, खामा खा के आइडियाज ना हमारा खुद सोसाइटी बना लेती है। अगर कोई लड़की रात को लेट आ रही है या फिर हो सकता है अपने ऑफिस से लेट आ रही हो, बिल्कुल काम ही उसका ऐसा है। अब बहुत सारी ऐसी लेडी हैं जो कि सिंगल पेरेंट, एक लेडी अपना का इस तरह अपने बच्चे की परवरिश कर रही हैं, बच्चे को पाल रही हैं। अब उनको जॉब मिली जहां पर क्या उनको पता है कि 8 की जगह 12 आवर्स में काम करूंगी पर मुझे सैलरी अच्छी मिलेगी कम से कम। तो वो लेट तक काम करती है, लेट तक वहां पे आती है, तो लोगों ने उसको एक गलत कैटेगरी में डाल दिया कि रात भर पार्टी करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। या फिर मान लीजिए 5-7 महीने में एक बार घर में पार्टी हो गई, गेट टुगेदर हो गया, तो उसको गलत श्रेणी में डाल दिया। कुछ भी होगा तो सब क्या बोलेंगे, ये है ही ऐसी। वो उसको जानना नहीं चाहते हैं। अपने देश में क्या है ना, सबसे ज्यादा लोग हकीम बनना सब चाहते हैं, दवाई सबको पता है कि ऐसा कर लो ठीक हो जाओगे, बट राइट मेडिसिन के बारे में किसी को नहीं पता और कोई जानना चाहता भी नहीं किसी के भाई बीमारी आपको क्या है। अगर कोई लड़की परेशान है ना, आज खड़ी है बाहर और बोल रही है किसी को हेल्प के लिए, बेशक वो लोग तब हेल्प करने ना आए, पर कुछ हो जाए सब बोलने आ जाएंगे। तो ऐसा ही होता है अपना देश में, तो ऐसे ही चलता है और चल रहा है ऐसा ही, क्योंकि लोगों को बोलने का मौका मिलता है। और मेरा मानना ये, सोशल मीडिया की बातों को सुनकर कभी भी आपको अपना परसेप्शन क्रिएट नहीं करना चाहिए, खामखा की धारणा नहीं बनानी चाहिए। हो सकता है कि आप जिस तरह से देख रहे हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ये केस आए और केस आता है वो इंसान जेल में है पिछले 1.5 सालों से, और मुझे बोलते हैं मर्डर हुआ था, कि इसने मर्डर कर दिया था यहाँ पर, तो मैं उसकी फैमिली से सवाल पूछूंगा कि आपको कैसे पता उसने मर्डर किया? यानी मर्डर में उसका नाम है और यही है बस एक अकेला इस केस में। मैं सवाल पूछता हूं कि आपको कैसे पता उसने मर्डर किया? आप थे वहां पर? कहते नहीं। आपको किसने बताया? कहते पुलिस ने बताया। तो बीइंग एन क्रिमिनल एडवोकेट मैं कभी भी सामने वाले की बात नहीं सुनता। एफआईआर में क्या लिखा है उससे मुझे मतलब नहीं है, चार्जशीट क्या बन के आई उससे ही मुझे मतलब नहीं है। अब मतलब इस चीज से है कि अपने देश का कानून क्या बोलता है और कितनी जगह वो कानून टूट गया। अगर सीजर प्रॉपर नहीं है तो मैं उसे फाइट करूंगा, आई विटनेस नहीं है मैं फाइट करूंगा। एक ना बिरदी शाह का जजमेंट है, एक महाराष्ट्र का 1984 का, उसमें यह बोला गया कि जब किसी इंसान के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस ना मिले बट सर्कमस्टेंशियल वो केस है, तो 5 गोल्डन प्रिंसिपल बताए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन्हें फॉलो करो। और ये 5 पूरे होते नहीं, तो सर्कमस्टेंसेस के देखते हुए किसी इंसान को सजा नहीं सुनाई जा सकती। वही सेम चीज कि लड़की को जिसको ब्लेम किया जा रहा है, लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की, पर सब ने अपना बस वर्डिक्ट दे दिया कि बस दैट यू आर कन्विक्टेड, दैट्स इट। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट में क्रिमिनल केसेस कितने स्टेज से होके निकलता है? देखिए, क्रिमिनल केसेस क्या आप बोल रहे हो कि क्या क्या उनके स्टेप्स होते हैं, राइट? अगर कोई भी केस आया, पहले तो ऑब्वियसली बात है ट्रायल कोर्ट में रहेगा। ट्रायल कोर्ट में जो भी कुछ चलेगा केस के अंदर, एक्यूटेल होगा या फिर आपको कन्विक्शन कर दिया जाएगा। उसके बाद अपील में जाते ही है मैक्सिमम केसेस में। अगर सजा किसी को हो गई वो अपील में जरूर जाएगा कि भाई मेरे केस के अंदर गलत सजा सुनाई गई है। और अगर आप केस जीत गए, आप बरी हो गए, तो स्टेट जाएगा,
वो क्या गलत इनको बरी कर दिया गया, जबकि कन्विक्शन का मामला था। हम्म, फिर हाई कोर्ट में भी देखो, सेशन कोर्ट का मामला था, हाई कोर्ट गया, अगर नीचे अगर मजिस्ट्रेट का मामला है तो सेशन कोर्ट जाएगा। तो डिपेंड करता है अपीलेट अथॉरिटी कौन है उसकी। हम्म, तो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इसीलिए अपने देश में केस लंबे लंबे चलते हैं। जो बात बोलते हैं ना, सालों साल तक केस चलते, पीढ़ियां बीत बिल्कुल जाती हैं, जी। ये सब सिविल मैटर की ज्यादा बात की जाती है। क्रिमिनल केसेस में भी होता है पर इतना नहीं होता। पर यह है कि एविडेंसेस के आधार पर, और एविडेंस के आ जाने से भी सजा किसी को हो ही जाएगी जरूरी नहीं है। उन एविडेंस में ऐसी 50 गलतियां निकाल देते हैं आपके वकील साहब कि ये एविडेंस प्रॉपर नहीं है। जैसे अपने देश का कानून ये बोलता है कि आप कोई भी सीजर करने जाओगे, कुछ भी आप रेड मारी कहीं पर, सीज आप कुछ भी कर रहे हो, तो उस पूरी रेड की, उस पूरी सीज की ना आप जब्ती की वीडियोग्राफी करोगे। मान लीजिए इस कमरे में सीधा पुलिस वाले आए और कुछ सामान उठाया, यहां से वीडियोग्राफी शुरू हुई है, मैं इस वीडियोग्राफी को नहीं मानूंगा। आप एंट्रेंस से सोच। शुरू से उसी तरह से किसी इंसान को मान लीजिए जब्ती कर ली गई और सीजर में एक भी इंडिपेंडेंट विटनेस है ही नहीं, तो भी नहीं मानूंगा। पुलिस प्लान कर सकती है, चीजें प्लान होती हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें आप जब देखते हो, पुलिस ने पकड़ लिया मुझे, अब मान लीजिए मैं तो कन्नड़ जानता हूं, मैं दिल्ली में हूं, मैं आज आपके पास आया, थोड़ी बहुत मैं इंग्लिश जानता हूं, तो मैं कहा आपने, आपको कन्नड़ आती है, मुझे भी आती है, तो पॉडकास्ट करेंगे। पुलिस रेड मारी और बोलते हैं कि तेरे पास तो हेरोइन मिली है। हाँ। अब मुझे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दे दिए, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट देना मैंडेटरी हो गया है। अब ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दे दिए हिंदी में लिखकर, मुझे तो आती नहीं, तो नहीं चलेगा ये, कन्नड़ में लिख के दो मुझे। अपने देश के कानून में जितने ज्यादा प्रोविजंस रिजिड है ना, उतने ही ज्यादा इजी सेफगार्ड दिए गए हैं उससे निकलने के लिए। पर वो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो आम जनता को पता होंगे। बिल्कुल भी नहीं पता, आम जनता को नहीं पता। इवन मैं बोलता हूं कि जो देखो, आजकल तो यह है कि अब जो जनरेशन आ रही है एडवोकेसी में, इस फेटर्निटी में, अच्छे वकील आ रहे हैं, पढ़कर आ रहे हैं, चीजों को समझ कर आ रहे हैं, और चीजें बहुत एडवांस हो गई हैं, तो उनकी भी वो हेल्प ले पा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अपने देश का जो स्ट्रक्चर है, जो ये लॉ का, कानून का, वो भी बेहतर होगा और लोगों तक इंफॉर्मेशन भी बेहतर तरीके से पहुंचेगी। और जो एजुकेट अपने आप को आज से बना रहे हैं, फ्यूचर में तो कम से कम दिक्कत उसको नहीं आएगी। बिल्कुल। इसी से कनेक्टेड मेरा अगला क्वेश्चन है कि जब पुलिस इंटेरोगेशन करती है हम्म। तो हमें उस समय वीरेंद्र जी क्या क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए? कोई भी वो बात मत बोलो जो कि आपके ही अगेंस्ट इस्तेमाल की जा सकती है। कोई भी ऐसा सबूत मत दो जो सबूत आपके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि बोलते हैं कि आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी का, मतलब आपके पास राइट है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आपको आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 आप अगर देखते हो उसके अंदर, तो यही बात बोलता है। और पुलिस आपसे अगर ये बोलती है कि तू मुझे बता कि तूने वो बैंक कैसे लूटा, और मैं लूटने की पूरी सिस्टम से बता रहा हूं, तो मेरे अगेंस्ट यूज होनी है। एविडेंस एक्ट का बोलता है, आपने अगर सुना भी होगा, कि पुलिस के सामने कोई भी स्टेटमेंट दी गई कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। सुना होगा आपने, ये कई सारी मूवीज में बोला गया, पर यह अधूरा सत्य है। अगर रिकवरी डिस्कवरी हो गई, मान लीजिए कि मेरे ऊपर इल्जाम है कि मैंने मर्डर किया है, अब पुलिस वाले सामने बैठे हुए हैं और मैं बोलता नहीं मैंने मर्डर नहीं किया, उनके पास कोई एविडेंस भी नहीं है, मैंने कोई मर्डर नहीं किया, वो बोलते नहीं तूने ही मारा है, मैं कहता हूं हाँ मैंने मारा है। कैसे मारा? ऐसे ऐसे मारा, मैंने इस गन से मारा, मैंने 2 शॉट किए उसको, 2 गोली से वो आदमी मरा है, पहले मैंने उसका पैर तोड़ दिया था, ये सब कुछ हो गया। अब ये एविडेंस नहीं है उनके पास। अब वो उस पिस्टल को बोलते हैं, पिस्टल का है बता मुझे। अब पिस्टल जाके मैं रिकवर करवा दी, तो अब ये पुलिस के सामने दी गई स्टेटमेंट वैलिड हो गई। अगर कोई भी स्टेटमेंट दी और वो बाद में कोरिबोरेट, कोई भी रिकवरी डिस्कवरी अगर हो जाए, तो यहां पर वो जो स्टेटमेंट दी गई वो वैलिड हो जाएगी। इसी का यही तो मतलब है। पुलिस को सैलरी जो दी जाती है अपने एक्सपर्टीज के साथ, एक्सपर्ट तरीके से काम करने की, इन्वेस्टिगेट करने की, इसी बात का तो काम है उन लोगों का। आपने देखा होगा पुलिस का महकमा अलग तरीके से काम करता है, लोगों को पकड़ने का काम किसी का है, चार्जशीट कोई और बना रहा है, बैठ के ऑर्डर कोई और कर रहा है, थाने को कोई और ऑपरेट कर रहा है। तो सबकी ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज को पूरा कर ले पुलिस, तो मेरा मानना है कि गलत नहीं होगा कुछ भी जी। अब चलते हैं वीरेंद्र जी, एक थोड़ा सा इस लीग से हटके मेरा क्वेश्चन है कि जो ये जुवेनाइल क्राइम होता है, लॉ इसके ऊपर काम कैसे करता है? और अभी इसी से ही रिलेटेड एक बहुत ही लेटेस्ट केस हुआ है, आपने देखा ही होगा, एक छोटे बच्चे ने अपने फादर के साथ किया, तो थोड़ा सा जरा मुझे इसके बारे में प्लीज बताएं। मैम, जुवेनाइल जो ये जेजे एक्ट है ना, जेजे एक्ट में
पहली बात तो एज को डिफाइन बताया गया कि एज कैसे हम निर्धारण करेंगे किसी की एज का। उसमें बोला गया कि फर्स्ट जहां बच्चे ने एडमिशन लिया हो, 10th की मार्कशीट भी काम कर सकती है। बच्चे ने जन्म लिया तो नगर निगम का कोई सर्टिफिकेट चल सकता है। कुछ भी नहीं है उसके पास तो उसका बोन एक्सरे टेस्ट, मतलब कि ओसिफिकेशन टेस्ट, ये कराया जाता है। बहुत सारे लड़के अपराध कर देते हैं, उनकी एज का नहीं पता होता, तो यहाँ पर ओसिफिकेशन टेस्ट होता है। पर मैं आपको ये बता दूं, अभी रिसेंट में हमारे पास एक केस था, दिल्ली का ही है, रोहिणी कोर्ट का ही केस है। उसमें 3 लड़कों ने गोली मारी किसी आदमी को, और जिसको गोली मारी उनमें से 3 में से एक की एज लगभग 21 साल थी, बाकी 2 लोग अंडर मतलब बिलो 18 ईयर्स थे। उसको जो दोनों ने जो गोली मारी उनकी बेल भी हो चुकी है, ज्यादा समय वो जेल में नहीं थे। तो इसके पीछे किस टाइप की देश का कानून है, बच्चों को बाल सुधार में डाल सकते हो आप, उनको सुधारा जाएगा, सजा नहीं दी जाएगी। तो क्या प्रूफ है कि वो वहां जाके सुधर ही जाएंगे? नहीं, वो तो देखो देश का कानून है। देश में कानून बना दिया पॉक्सो में कि बच्चे ने जो कुछ बोला वही सत्य है, वो सच है, हम उसके ऊपर सजा सुना देंगे। और ये भी लिखा हुआ है कि वही बच्चा कल मुकर जाए 3 साल के बाद कि नहीं नहीं, मैं तो बस किसी के इन्फ्लुएंस में आके बोल दिया था, तो बच्चे पे कोई एक्शन ही नहीं होगा। हाँ, तो वही मैं तो 3 साल उस आदमी कहाँ गए? वो जेल में गए। वो तो निकल ही गए। देखिए, देश का कानून हर जगह सही नहीं, हर जगह गलत भी नहीं है। आज के डेट में बच्चा 15 साल का समझदार हो जाता है। अभी रिसेंट में केस था एक 308 का, 308 का, जिसको अभी 110 बीएनएस आप बोलते हो। तो उसमें क्या था कि 7-8 लड़कों ने किसी एक लड़के को मारा, पैर वैर भी उस पर काफ़ी चोट आई, उसके सर में बहुत उसके चोट आई। उसके बाद में 8 में से 6 जो लड़के थे वो जुवेनाइल थे, उन सबको छोड़ दिया गया, कुछ नहीं हुआ। एक लड़का जेल में था, जेल से उसकी बेल हुई, एक बंदा एंटीसिपेटरी में था, वह दोनों ही बड़े थे, सिर्फ इनको भुगतना पड़ा, बाकी 6 फ्री हो गए। इन चीजों का मिसयूज भी होता है, लोग अपने पर्पस को फुलफिल कराने के लिए या वारदात कराने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अब जैसे कि देखने को भी आ रहा है कि इसमें एजुकेटेड बच्चे भी जुड़ रहे हैं, तो क्या ये कोई एक ग्रुप काम कर रहा है इन सब चीज़ों के पीछे? नहीं, देखो, मैं ग्रुप तो नहीं बोल सकता, पर मेंटेलिटी की बात मैं बोल सकता हूँ। इसके अंदर हम बच्चों को एटमॉस्फेयर कैसा दे रहे हैं, बच्चों को क्या सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्या हम करते हैं, बच्चा उन चीज़ों सीखता है। साथ में ही बच्चा किन गलत हरकतों की तरफ मूव हो रहा है या क्या गलत हरकतें कर रहा है, उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। बच्चा जो देखता है वो करता है, उसके पीछे कराने वाला कोई नहीं है। अभी थोड़ी दिन पहले मैंने देखा, उसके अंदर एक मदर थी, बच्चे से फोन छीन लिया, उसको डांट रही थी, मार रही थी, फोन उसको नहीं दिया, वो अंदर गया, कुछ लेकर सर पे मार दिया अपनी माँ के। तो उसमें अब क्या बोलोगे? तो ये किसी टाइप का एग्रेशन है जो आजकल एग्रेशन ही के है बच्चों के बच्चों अंदर, में आ एग्रेशन रहा है, है। बच्चों के अंदर एग्रेशन है, और वो एग्रेशन है। और खास करके मैं इन एग्रेशन में बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ इन मूवीज को, जो ये आ रही है एनिमल एग्जैक्टली टाइप है एग्जैक्टली और एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। धुरंधर टाइप्स, क्योंकि बिकॉज उसके अंदर इतना मार देखिए, धाड़। और दूसरी बात ना, आजकल के बच्चे इस टाइप की मूवी ही देखना चाहते हैं, इस टाइप की मूवी को और ज्यादा दिल लगाकर बच्चे देखते हैं। हाँ, वही एक इसके पीछे भी कहावत है, जैसा खाएंगे वैसा ही पाएंगे। ऑब्वियसली बात है। तो डेफिनेटली जैसा परोसा जा रहा है तो फिर देखिए, उसी तरीके पर का रोक नहीं, एटमॉस्फेयर देखो आप रहेगा। बच्चे को कब तक आप रोक कर रखोगे, हम्म। कब तक होल्ड करोगे आप? हम यहाँ बात कर रहे हैं कि बच्चों को फोन ना दिए जाए, वहां चाइना में लोगों को चैट जीपीटी क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। हम्म। या तो बच्चे को इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कॉम्पीट करने दो, या फिर रोक के रखो। अभी तो हमें सोचना पड़ेगा। क्या सोशल मीडिया के ऊपर भी वीरेंद्र जी किसी को डीफेम करना क्राइम है? देखिए, डिफेम करना एक अलग चीज है, अपने दिल की बात बोलना एक अलग चीज है। अभिव्यक्ति की आजादी, आपका राइट टू स्पीच है, आपका, आप बोल सकते हो, अपनी बातों को रख सकते हो कहीं पर भी आप, पर वो तब तक ठीक है जब तक कि आप किसी के अगेंस्ट बेबुनियाद बातें ना बोल रहे हो। जैसे कि आजकल बहुत देखने को आ रहे हैं कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एक दूसरे को रोस्ट करते रहते हैं, तो क्या गलत है वो, सामने वाला क्लेम कर सकता है, डिफेमेशन डाल सकता है। मैम, लोगों को ना ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, आप वहां पर अपनी एक इमेज डाल दो, नीचे 50 तो गाली लिख के लोग भेज देंगे, जिनसे आपको कोई संबंध ही नहीं है, लेना देना नहीं है, आप उन्हें जानते तक नहीं हो। राइट। क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए वीरेंद्र जी कौन से स्किल्स चाहिए? देखिए, क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए पहले मेरा मानना ये है, कुछ भी बनने से पहले ना आपको अच्छा इंसान बनना पड़ता है। और अच्छा इंसान आप जब बनते हो ना, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ है। हमारे
भगवत गीता में आप जब सुनोगे तो उसमें बोलते हैं, बहुत सारी चीज बोली गई है उसके अंदर। आप जब सोचते हो ना तो और सोचते हो, सोचने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इंसान खाना शुरू करता है ना, खाने की वो बढ़ती चली जाती है उसकी वो लिमिट। तो उसी तरह से हम जब कोई भी काम हम करते हैं ना, आप थोड़े अच्छे बन जाओ और ठीक तरह से काम करने लगो, तो दुनिया की कोई ऐसी अदृश्य शक्ति होती है जो आपको उस मुकाम तक पहुंचाती है, आपका हाथ पकड़ लेती है वो कि मैं आपको साथ लेकर चलूंगी। मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूं। मेरे घर में कोई पहले कोई वकील नहीं था। मैं यही पूछने जा रही थी। तो मैंने पर अपने अकॉर्डिंग मेहनत भी की, काम भी किया और केसेस को इतना डीपली स्टडी किया, बुक्स को समझा, कोर्टों में जाकर बैठा करता था। बहुत पहले की बात है, कोर्ट जाकर बैठ के सुना करता था प्रोसीडिंग्स क्या चल रही हैं। आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ऑनलाइन देख सकते हो। पर मेरा ये मानना है, अच्छा वकील बनने के लिए पहले अच्छे इंसान बनो। क्योंकि जब आपके सामने कोई इंसान केस को लेकर आएगा तो पहले आप उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखो कि क्या हुआ होगा। तो क्या आप भी कोई कनेक्शन फील करते हैं आपके पास जो आते देखिए, हैं वैसे लोग? तो हमारे पास एक केस आ गया तो बेटर है कि मैं उस केस पर ज्यादा ध्यान दूं, तो मुझे ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं बनानी चाहिए। पर पहले जब तक मैं समझूंगा नहीं ना उस चीज को, तब तक मैं उस केस को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर तो पाऊंगा। आप कितना परसेंटेज लेके चलेंगे अगर मैं आपको बोलूं 100% में से कितनी आप कनेक्टिविटी रखते हैं और कितना एज एन प्रोफेशन आप एडवोकेट जब रहते मेरी हैं? फर्स्ट मीटिंग किससे होती है ना, तब तो मैं 100% कनेक्टिविटी रखता हूँ। क्योंकि वो एक डेट है जब मैं सब कुछ उससे जान सकता हूँ, सब कुछ पूछ सकता हूँ और वो बताएगा। उसके बाद हो सकता है वो कॉन्फिडेंस में हो मेरे, ना हो, या बातें बताए या ना बताए। खास करके जो लोग जेल में बंद है ना, हम जब जेल मीटिंग के लिए जाते हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हालांकि वो अगर मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर रहे हैं तो कहीं रिकॉर्डिंग नहीं होती है उसकी, और उसकी कोई एडमिसिबिलिटी है भी नहीं, बट फिर भी वो बात करते हुए डर रहे होते हैं। तो ऐसा होता है कि अच्छे वकील को, अच्छा क्रिमिनल वकील को बनने के लिए उसकी कुंडली लिखी जाएगी ट्रायल कोर्ट में, जहां से उसने शुरुआत की है। मैं सोचूं सीधा हाई कोर्ट जाके, सुप्रीम कोर्ट जाके प्रैक्टिस शुरू कर दूं, एक वक्त के बाद हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, तो आपको पहले ट्रायल कोर्ट में एक अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वहां से कुंडली आपकी लिखी जाएगी, किस टाइप के वकील आप बनने जा रहे हो। अगर केसेस ही नहीं है तो क्या अच्छे वकील बनोगे आप। एक वकील को, एक एडवोकेट को बोलते हैं ना कि बैड क्रिमिनल्स मेक्स अ गुड एडवोकेट। तो आपके जो केसेस है ना, जितने ज्यादा आप केस वर्स्ट टू वर्स्ट करते जाओगे, उतना ज्यादा आपकी नॉलेज और शार्प होती चली जाएगी, अपने आप को आप शार्पन करते चले जाओगे। इट टेक्स टाइम, ये एक दिन का काम नहीं है जी। तो वीरेंद्र जी, आपने जो ये जर्नी अपनी रखी है, इस जर्नी में कोई एक ऐसा चैलेंजिंग केस जो आज भी आपको गूज़बम्प देता हो? मैम, पता है ऐसे केस तो वैसे बहुत सारे लाइफ में अपने सामने आए हैं ऐसे केस, पर मैं उन सभी केसेस में जिसमें कि देखो किसी इंसान को चीट कर लिया, ठग लिया, वो मानता हूं कि एक बार के लिए रिकवर हो सकता है। पर किसी इंसान की जान ले लेना वो रिकवर नहीं हो पाती है ना। तो कई बार ऐसे भी हैं जो ऑर्गन्स लोगों को सप्लाई करते हैं, ऐसे केसेस सामने आए कई बार देखने में। ऐसा आया केस कि सामने वाले के पास टोटली सब कुछ जोड़ जाड़े कुछ ही पैसा था और वो भी ठगों ने उसका लूट लिया, तो पूरी जिंदगी उसकी स्टेक पर लग गई। अगर हम बात करें, मैं ना सीरियस केस तो उन्हें मानता हूं जो केस ही नहीं था और फर्जी तरीके से सामने वाले को फंसा दिया गया, और ऐसे बहुत केसेस हैं। गैंगरेप में बहुत मिलेंगे आपको, पॉक्सो में बहुत मिलेंगे, एनडीपीएस में बहुत केस मिलेंगे ऐसे। ये केस ज्यादा होते हैं, एनडीपीएस से बहुत सारे होते हैं, पॉक्सो बहुत सारे होते हैं। विटनेस का क्रिमिनल केस में क्या रोल होता है? विटनेस का पूरा रोल है। अब मैं आपको यहाँ पे ना एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एक केस मर्डर का है, एक केस हाफ मर्डर जिसे आप बोलते हो अटेम्प्ट टू मर्डर, 109 बीएनएस और 103 बीएनएस, या फिर 302 आईपीसी, या फिर 307 अपना आईपीसी। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैंने मर्डर किया, जिसको मारा वो तो मर गया ना, गवाही देने तो आएगा नहीं, तो विटनेस का है, विटनेस है ही नहीं। और 307 में किसी इंसान को मैंने 5 चाकू मारे, वो बच गया। अब मेरे को देखने में तो 302 मतलब मर्डर, मतलब फांसी, उम्र कैद, पर यहां पर तो उससे ज्यादा सीरियस तो ये केस बन गया, क्योंकि यहां पर सामने खड़ा है विटनेस, वो गवाही देगा कि इसने ही मुझे मारा था। आप अगर जब पढ़ते हो ना इसमें 109 बीएनएस का पढ़ते हो, तो उसमें लिखा हुआ है किसी भी इंसान को 10 साल की सजा होगी, उम्र कैद तक हो सकती है। अगर उम्र कैद का पनिशमेंट उसको एक बार मिल चुका, कन्विक्शन हो चुका, दोबारा वो अपराध जेल में रहते हुए कर दिया तो फांसी भी हो सकती है। तो इसमें डिपेंड करता है कि आपने वो अटेम्प्ट टू मर्डर कैसे किया। जरूरी नहीं कि आपने किसी की तरफ अगर आपने गोली चलाई वो उसको लगेगी तो ही अटेम्प्ट टू मर्डर होगा, जरूरी नहीं है। अगर गोली छूकर निकल गई, पास से निकल, तो भी वो अटेम्प्ट टू मर्डर है। अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब आपने जान से मारने के लिए कोशिश की, वही अटेम्प्ट टू मर्डर है। क्रिमिनल केसेस में कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हालांकि आप किताब पढ़ोगे ना, उसमें लिखा हुआ है नॉन कंपाउंडेबल,
आप कंपाउंडेबल नहीं है ये केसेस, पर कंपाउंड कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। आप 307 का केस है, मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हुआ, उसकी भी चोट आई, मेरी भी चोट आई, 307 का केस बन गया। अब हमने लगा दिया कॉम्प्रोमाइज पर, हमने एक पिटिशन लगा दी कि भाई हम क्वैश करना चाहते हैं। तो सबसे पहले साहब यही पूछेंगे कि भाई तेरे को इतनी चोट वोट आई, उसने इतना तेरे को मारा, उसने, आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आए हो? तो वहीं वो बोलता है सर लड़ाई तो आपस में दोनों की तरफ से हुई थी, तो अब इतना टाइम हो चुका है तो मैं चाहता नहीं प्रोसीडिंग और लिंगर ऑन करना, मैं क्वैश करना चाहता हूं। तो क्वैश हो जाएगा वो केस। ऐसा नहीं है क्वैश नहीं करा सकते। मर्डर केस में आदमी 4-5 साल से जेल में है और डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो कई बार जज साहब बोल देते हैं देख लो कुछ हो सकता है। तो होता है, ऐसी बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। आम लोगों को कौन सी लीगल मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए वीरेंद्र जी? देखिए, इसका ना एक बड़ा सिंपल सा जवाब है। कोई भी ऐसी चीज जो आप करने जा रहे हो और आपका दिल मना कर रहा है, आप समझ जाओ इलीगल है वो। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं इसके ऊपर, कि कानून के बारे में आप ज्यादा समझ ही नहीं पाओगे। तो अगर दिल बोल रहा है गलत है तो मत करो उस चीज को। जी वीरेंद्र जी, आम जनता को अपने ऐसे कौन से 5 वो लीगल राइट्स पता होने चाहिए जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? तो प्लीज वो 5 पॉइंट्स आप हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए 5 पॉइंट में बोलूंगा तो बहुत शॉर्ट में होगा, पर मैं 5 आपको वे बताता हूं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको राइट पता होना चाहिए, पुलिस आपको कब अरेस्ट कर सकती है, कब नहीं। दूसरा पता होना चाहिए पुलिस स्टेशन में आप हो तो क्या क्या रेमेडीज ले सकते हो, क्योंकि पुलिस स्टेशन में कोई दूसरा आपके साथ होता नहीं। तीसरा, रिमांड में पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, आपको पता होना चाहिए। फोर्थ, जैसे ही आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया तो उस वक्त क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने होनी चाहिए, पुलिस वाला पेश करेगा, आपको पता होना चाहिए, हर इंसान को पता होना चाहिए। और लास्ट, कि किसी भी केस में उसकी ग्रेविटी क्या है, बेल हो भी सकती है या नहीं, या बेल होगी ही नहीं। आधे से ज्यादा लोग तो इसलिए परेशान है कि हमारी बेल नहीं हो रही, और उनसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जिनकी क्या बेल हो ही नहीं सकती पर उन्हें बेल चाहिए। तो अब आपको यही देखना पड़ेगा, एक आदमी को नॉर्मल तरीका पता हो जाए ना पुलिस से बात कैसे करनी है, मुझे लगता नहीं कोई डरेगा कोई पुलिस से। तो दोस्तों, आज का ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था जो आपने सुना, और ये स्पेशल था क्रिमिनल लॉ के ऊपर और लीगल राइट्स के ऊपर। और आज के हमारे जो गेस्ट थे वीरेंद्र जी, उन्होंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ को, जो भी आपके मन में डाउट्स थे या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को पता ही नहीं होती अपने आम जिंदगी के बारे में, कि हाँ ये राइट्स भी हमारे पास हैं और उस राइट्स को हम लोगों से कोई भी नहीं छीन सकता। तो इस पॉडकास्ट को आप पूरा देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो प्लीज़, चलते चलते इस पॉडकास्ट को हम ख़त्म नहीं करना चाहते, बट इस पॉडकास्ट के ख़त्म होने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा, ताकि हम जो हैं उन कमेंट्स को पढ़ के आगे नेक्स्ट एपिसोड जो लेकर आए उसमें उन चीज़ों को डिस्कस करें वीरेंद्र जी के साथ। और प्लस साथ में आपके अगर कोई सजेशंस हो तो वो भी आप हमें दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है वीरेंद्र जी को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय दिया और वो आए और हमारे जो मन के अंदर जो सवाल थे उन सवालों को बहुत ही बेखूबी से उन्होंने जवाब दिया कि कोई हमारे डाउट्स ना रह जाएं। तो इसी तरीके से वीरेंद्र जी हमारे साथ आते रहेंगे पॉडकास्ट में और हमें इम्पॉर्टेंट जानकारियां देते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच वीरेंद्र बहुत जी। बहुत शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत जी, शुक्रिया। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का कि जो इस पॉडकास्ट के लिए अपना कीमती समय दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अलविदा, आपके होस्ट एंड दोस्त कंवलदीप कौर।